अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ और आज मैं आपको सिर्फ शॉर्ट जो है मैसेज देना चाहती हूँ कि एक दूसरे को विश करते रहना चाहिए, खुशियाँ बांटते रहना चाहिए। छोटी छोटी सेलिब्रेशन होती है ना, कभी किसी की बर्थडे, कभी किसी की एनिवर्सरी, किसी की जो है छोटे बच्चों का कुछ ना कुछ हम लोग कहते हैं ना अकीका, और बहुत सारी खुशियाँ हैं। ये सारी वो खुशियाँ हैं जो एक दूसरे को जो है एक गैदरिंग कर देती हैं, एक इकट्ठा कर देती हैं। और घर की मैं कहती हूँ बहुत ही लकी फैमिली होती है जहाँ पर सब लोग मिल के रहते हैं। मैं कहती हूँ वो बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं। पहले के लोग जो है ना इकट्ठा रहते थे, एक एक जगह पर वो लोग चाचा मामू और सब ना, तो वो एक उनमें अपनाइयत ही अलग नज़र आती थी। अब हम जैसे जैसे दूर होते चले जा रहे हैं ना, तो हम छोटी छोटी चीज़ों से एक दूसरे से जो है इश्यूज़ बना लेते हैं, उसने ऐसे नहीं किया वैसे, क्योंकि हम दूरियां हो गई हैं। तो ये दूरियां जो है ना हमें बहुत दूर कर देती हैं। तो बात हो रही है एक दूसरे को सेलिब्रेट करने की, तो मैं उमर हयात जो है फ्रॉम लाहौर, उमर हयात आपकी जो है बर्थडे है और मुस्कुराती सुबह विद सभी की जानिब से और मेरी पूरी टीम की जानिब से हैप्पी बर्थडे टू यू उमर हयात। आपको बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों और आप इसी तरह खुश रहें अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और सबकी जान बने रहें और बहुत कामयाब हों। और मैं एक और विश करना चाहती हूँ, बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ मूसा शाह को। मूसा शाह आप 7 ईयर ओल्ड हो गए और मुझे एक स्पेशली आपकी मम्मा ने कहा मेरे बच्चे को विश करना, कल उसकी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, लव यू और खुश रहें, आबाद रहें। और उमर हयात और मूसा शाह स्पेशली आपके पेरेंट्स ने ये देखे कितनी, मैं कहती हूँ मैं कुछ लफ्ज़ ही नहीं उन माँ बाप के लिए जिन्होंने स्पेशली मुझे कहा कि मेरे बच्चों को विश किया जाए। इसी तरह आप लोग भी हमें कोई मैसेज देना चाहें तो हम ज़रूर। आज हम लोगों ने विशिंग से, बेस्ट विशेस और खुशियों से सेलिब्रेट किया अपने मुस्कुराती सुबह विद सभी को, और इसी तरह एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते रहें और यही मेरा मैसेज है। और यहाँ पर हम लोग छोटी सी लेंगे ब्रेक, नहीं नो ब्रेक, जस्ट ओनली देखते हैं लेट्स सी पैकेज। बहुत यूनिक मॉर्निंग शो है, वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। फ्लेम के नाम से इनका रेस्टोरेंट है और इनकी तमाम चीज़ें मैं कहूँगी फास्ट फूड हो और डिफरेंट, मैंने जैसे चीज़ें जब मैंने खाने लगी तो हर तरह का फ्लेवर आया, जैसे देसी टच भी है और डिलीवर कर सकें, आप हमारे मुस्कुराती सुबह के प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ सीख सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अक्सर मैंने देखा है लोगों को जो है बोन्स की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपने देखा होगा कभी भी कोई घर बनता है तो उसका बेसिक जो स्ट्रॉन्ग लेवल किसके ऊपर होता है, पिलर्स के ऊपर होता है। तो हमारा पूरा बॉडी जो खड़ा हुआ है वो एक स्केलेटन पर खड़ा हुआ है, और हमारा अगर बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा अगर हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी तो हम बहुत अच्छी तरह वर्किंग कर सकते हैं। हम हैप्पीनेस, हमारी जो चेहरे के
एक्सप्रेशन है, हमारे चेहरे की जो खूबसूरती है वो भी नज़र आएगी। लेकिन अगर आप अंदर से आपके हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हम कहते हैं, हड्डियों का भुरभुरापन और पेन और जॉइंट्स पेन और बहुत सारी, अब तो बहुत सारी तकलीफ़ें आ गई हैं, लेकिन हमें अभी तक मालूम नहीं है उसके रीज़न्स क्या है। हम लोगों का पोस्चर बैठने का क्या है, या हम लोग ज़्यादा जो है हम अपने जो आई लेवल्स जो हम लोग अक्सर है, हम लोग यूँ बैठ के यूँ अपनी नज़रें झुका के देखते हैं, तो वो हम बेसिकली हम अपने ब्रेन को नहीं, हम पूरे बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज डिस्कस होंगी, क्योंकि यहाँ के पाकिस्तान से रेलिवेंट तो बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं मेरे प्रोग्राम में, लेकिन मेरे लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आउट ऑफ कंट्री से भी लोगों को यहाँ पर लाया गया है। वो किसको सेरा जाता है, मैं सबसे 1 by 1 इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगी, और मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं चाहूँगी कि आपको अगर अवेयरनेस देनी है तो वो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है हड्डियों से रेलिवेंट तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। सबसे पहले मैं बहुत ही सीनियर, बहुत ही नाइस पर्सन, बहुत ही हम्बल, कल मैं उनके साथ जो है एक चैरिटी प्रोग्राम में भी, क्योंकि मैं देखा कि वो डॉक्टर तो हैं लेकिन उनके अंदर एक दिल बहुत सॉफ्ट सा है, और वो डिफरेंट जगहों पे चैरिटी बेस पर भी जो है हेल्पिंग हैंड बनते हैं लोगों की, और वहाँ पर भी वो चेकअप करे थे तमाम ख़वातीन का, और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो मैं सबसे पहले मिलवाऊंगी एक सुपर नाम, एक लेजेंड पर्सन, अभी तो वो हमारे दरमियान नहीं है, उनके वालिद साहब डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मैं कहती हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लाह पाक उनको अपने जो है जवाहर रहमत में जगह दे। उनके बेटे डॉक्टर सैयद इमरान अली शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी टीवी प्रोग्राम पे बुलाने का, बहुत शुक्रिया। आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे इमरान भाई। जी, जरूर। अच्छा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज अपने साथ, लोग हमेशा अपने आप को वो करते हैं, लेकिन आपके दिल कितना बड़ा है और आप चाहते हैं अपने मुल्क के तमाम लोगों को अवेयरनेस देना, तो आप अपने दोस्तों को जो है बाहर मुल्क से यहाँ पर लेकर आए, उनका इंट्रोडक्शन करवा ली, इजाज़त है? जी जी ज़रूर। ये डॉक्टर उमर भट्ट हैं, अपना खुद इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये स्पोर्ट्स एंड शोल्डर एंड नी सर्जन है, क्योंकि स्पोर्ट्स सर्जरी एक ऐसी स्पेशलिटी है जो कि बहुत ही मतलब गायब रही है पाकिस्तान में, और स्पोर्ट्स सर्जरी को सही मायनों में इंट्रोड्यूस कराने वाले ही माशाल्लाह डॉक्टर उमर भट्ट है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, हमारे बराबर में उनके बराबर में बैठे हुए हैं डॉक्टर अतर मुनीरुद्दीन साहब। ये स्पाइनल सर्जन है, ये ओनली क्वालिफाइड, ट्रिपल क्वालिफाइड सर्जन इन पाकिस्तान एट द मोमेंट है। और मज़े की बात ये है, ये हम जो तीनों डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि जिन्होंने FRCS ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स एक स्पेशलिटी एग्ज़ाम होता है जो इंग्लैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में होता है। ये आपको मैं ऑलमोस्ट गारंटी दे सकता हूँ कि एक अस्पताल में 3 या 4, हमारे अस्पताल में माशाल्लाह 4 स्पेशलिस्ट हैं। तो ये एक तरीके का मार्क होता है कि ये बंदा प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड ट्रेन है। तो अतर मुनीरुद्दीन जो है वो स्पाइनल सर्जन है, जो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी में दर्द या चोट लगने से जो फालिज हो जाते हैं, ये उनके सर्जरीज करते हैं डॉक्टर अतर मुनीरुद्दीन। तो मैं अतर साहब से पहला सवाल कर सकती हूँ? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो अक्सर लोग जो जेंट्स कहते हैं हम बाइक चलाते हैं, उनकी डिस्क मूव हो जाती है, मोरे होते हैं ना कुछ आगे पीछे, तो इसका बेसिकली रीज़न क्या हो सकता है? कहाँ की मिस्टेक है जो हमारे ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन भी बताइए जी आपसे। देखिए, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जो बैक पेन है वो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है किसी भी किस्म की सिकनेस का, किसी भी किस्म के प्रॉब्लम का हर कंट्री के अंदर। हमारे मुल्क में तो इस तरह से लोगों की डेमोग्राफिक्स मौजूद नहीं हैं, मगर अमेरिका के अंदर बैक पेन वाज अ सिंगल मोस्ट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स सिक कॉल इन द होल फिस्कल ईयर ऑफ 2019, 2018 एंड 2017। यानी कि 70 से 80% सिक कॉल्स जो होती थी किसी भी ऑफिस के अंदर, वो बैक पेन की वजह से होती थी। कमिंग बैक टू योर प्रॉब्लम या आपका क्वेश्चन के जिसके अंदर आपने ये पूछा कि क्या ये स्कूटर पे बैठने से हो जाता है या अब किसी गलत तरीके से चलने से हो जाता है, तो हाँ, हमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमने इसको प्रिवेंट करना है कि किस तरह से, और इसी की अवेयरनेस के लिए हम बैक पेन का स्कूल खोल रहे हैं जो कि प्रोविजन में है अभी, और एओ क्लिनिक के अंदर बन रहा है, और एओ क्लिनिक साउथ और एओ क्लिनिक जो हमारा जो जेन्युइन एओ क्लिनिक है जो पहला वाला, उसके अंदर भी है। हमारे इस बैक स्कूल के अंदर हम बताएंगे कि बैठना कैसे है, पोस्चर कैसे मेंटेन करना है, अपने बैक के मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, और अपनी बॉडी डायनामिक्स को कैसे रखना है कि आपका वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर या आपके स्पाइनल कैनाल के अंदर।
इस तरह से हमने इसको अच्छा स्पोर्ट्स अब मैं बट सामीन की तरफ आती हूँ। उमर साहब ये बताइए, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको एक सबको ही यहाँ पर भी शौकीन बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी सभी पूरा मुल्क ही शौकीन है, अभी बच्चे भी गलियों में खेल रहे होते हैं, तो आप मुझे बताएं स्पोर्ट्स में अक्सर मैंने देखा जो कॉक की गेंद होती है वो हैवी होती है, जो क्रिकेट में यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा वो बड़ी हैवी सी होती है, वो लग जाए तो बंदे को, एक बार मैं गली से गुजरी थी बच्चे कह रहे थे, वो जब आके मेरे पीछे लगी तो थोड़ी देर के लिए मेरा फ्यू सेकंड के लिए सांस रुक गया था, इतनी हैवी उस स्पीड से लगी थी। तो ये जब लगती होगी तो जब डैमेज होता है, क्या वो डैमेज होके जिस मन गया दोबारा वर्किंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस पर्सन को स्पोर्ट्स में? पूरी दुनिया के अंदर जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं वो मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई हुई हैं। जिस तरह नी की स्पोर्ट्स इंजरी डिफरेंट होती हैं, एंकल की स्पोर्ट्स इंजरी डिफरेंट होती हैं, शोल्डर की स्पोर्ट्स इंजरी डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर हम कॉमन बात करें, सबसे जो कॉमन तरीन लोग मेरे पास क्लिनिक में आते हैं या हमारे हॉस्पिटल में आते हैं वो नी और शोल्डर की इंजरीज़ के साथ आते हैं। उसकी वजह है कि ज़री बात है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो जब जंप मारी, लैंड सही नहीं किया तो टांग स्लिप हुई तो उसने टांग के लिगामेंट को डैमेज किया, या टांग के दरमियान कुशन लगे होते हैं जिनको हम मेनिस्कस कहते हैं उसको डैमेज किया। ये सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है जो इनकाउंटर करता हूँ मैं या पूरी दुनिया में जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स सर्जन है वो इसको देखते हैं। अब ज़री बात है, हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई स्पोर्ट्स फिजिशियंस नहीं है, स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट नहीं है जो बच्चों को स्कूल के अंदर सिखाएं कि जब आपने क्रिकेट खेलनी है और जंप मारनी है तो लैंड कैसे करना है। अगर तुम्हें कोई धक्का दे दे फुटबॉल खेलते हुए तो गिरना किस तरह है। अब वो अपने खुद सेल्फ टॉट खेलते हैं तो ज़री बात है, जब उनको चोटें लगती हैं उनकी नी में इंजरी होती है। जब नी में इंजरी होती है तो वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो रेस्ट करते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि उनकी नी के अंदर जो लिगामेंट है वो डैमेज हुए हैं और उस पर खेलते रहते हैं इस हद तक कि उनकी जो कार्टिलेज है वो घिस जाता है। और ये लॉन्ग टर्म बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के अंदर के यंग लड़के जो हमारे प्लेयर्स भी हैं उनके लिगामेंट डैमेज हुए होते हैं और उस इंजर्ड नी के साथ वो खेल रहे होते हैं। बाहर दुनिया में ऐसा नहीं होता, इसलिए कि बाहर दुनिया के अंदर एक हेल्थ केयर सिस्टम बड़ा रोबस्ट है, उसके अंदर जनरल प्रैक्टिशनर होता है जिसको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो उसी टाइम रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो जब जैसे ही वो इंजरी को पिक करते हैं वो उसी टाइम या तो फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाते हैं, और अगर फिजियोथेरेपिस्ट पिक कर ले कि इस लड़के की टांग की लिगामेंट की इंजरी है तो वो उसी टाइम स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं जिसको बाद ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 8-8 महीने 2-2 साल 3-3 साल तक मरीज डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास पहुंचता नहीं है, और जब पहुंचता है तो कंडीशन इस हद तक खराब हो चुकी होती है कि उसको बेल आउट करना मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू यंग जनरेशन के लोगों में अवेयरनेस आने लग गई है, उनको पता है कि अगर स्पोर्ट्स इंजरी है तो मैंने कैसे अपने आप को चेक करवाना है। अच्छा, पहले ये होता तो उमर साहब, अभी मैं मैं चाह रही हूँ कि बताएं कि जब इंजरी होता है, जख्मी हो जाते हैं तो स्प्रे तो फ्यू सेकंड के लिए उस पर्सन को तो मूव करवाना है, लेकिन एक और बात है कि ये बताएं कि पहले के और अब के दौर में मैं कहूँगी बिफोर 10 ईयर, अगर हम उससे पहले की बात करें तो कैसे उस वक्त लोग जो होते थे, हमारे जहन में एक प्लास्टिक सर्जरी बड़ी उस वक्त होता ना, वाइट बस पूरा प्लास्टर लगा दिया और उसके गले में वो बंधा हुआ है और वो बस मूव कर रहा है, ऐसा होता था। अब एज कम्पेयर टू अब टेक्निकल दौर में क्या फर्क? अब एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर किसी लड़के की टांग की लिगामेंट्स डैमेज हैं या मेनिस्कस डैमेज हैं तो 30 से 35 मिनट्स की हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके उसको नेक्स्ट डे घर भेज देते हैं। इस हद तक एडवांसमेंट हो चुकी है। मतलब हम लोग ऑन एवरेज 6 से 7 सर्जरी साथ करते हैं स्पोर्ट्स सर्जरी की इन अ डे, और पेशेंट नेक्स्ट डे घर चला जाता है और वो 6 से 8 मंथ्स के अंदर अपनी उसी फिटनेस लेवल पे आ जाता है जितना पहले था। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त। आजकल जब मैं प्रोग्राम, जैसे मैं जाहिर सी बात है डेली मॉर्निंग शो करती हूँ, तो क्लाइंट्स की कॉल ज़्यादातर जिस तरह आती है हमारे व्यूवर्स की, वो हमें जो है जॉइंट्स पेन है, हमारे जो है ऐसा दर्द है वैसे दर्द है, ये लोगों का क्या रीज़न हो सकता है, ख़वातीन का ख़ास तौर पे? देखिए, घुटने में दर्द होना फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन चीज़ होती है। मेरे पास, आपके पास 2 साल के बच्चे से लेके 80-90 साल की ज़ईफ़ खातून या मर्द के साथ प्रॉब्लम हो सकती है घुटने में। घुटने में दर्द की बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे कॉमनेस्ट जो रीज़न होती है इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। यानी कि जब मैं तो मरीजों को इस तरह समझाता हूँ, बड़ा लेमैन टर्म्स में समझाना ज़रूरी होता है, ज़्यादा मेडिकल टर्म्स ये लोग की समझ में बहुत ज़रूरी है। इस बात में लोगों को समझना, डॉक्टर हज़रात को, कि जो पेशेंट आ रहा है वो डॉक्टर थोड़ी है तो उसको नहीं मालूम, बिल्कुल उसके लेवल पे आते हैं ताकि समझ में आए इसको। तो मैं समझाता हूँ, भाई आप जब घर में चिकन का सालन बनाते हैं, मुर्गी का सालन बनाते हैं, तो कैसी चिकनी हड्डी लगी हुई होती है। हमारे जोड़ों में भी इसी तरह की चिकनी हड्डी होती है, उसको कहते हैं कार्टिलेज।
और वक्त के साथ साथ वो जोड़ की चिकनी हड्डी घिस जाती है। तो चल चल के जिस तरह गाड़ी का टायर घिस जाता है, अच्छा। इसी तरह हमारे जोड़ की चिकनी हड्डी घिस जाती है। और फिर एक वक्त आता है जब वो हड्डी पे हड्डी टकराना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब हमें सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में, नमाज पढ़ने में, कपड़े बदलने में, यानी कि गाड़ी से उतरने चढ़ने में भी तकलीफ होती है। तो सबसे कॉमनेस्ट रीज़न है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि बहुत कॉमन होती है। उसके लिए दवाइयाँ, इंजेक्शन, और फिर अगर उससे आराम नहीं आता तो लास्ट रिजॉर्ट, बिल्कुल लास्ट स्टेज होना चाहिए टोटल नी रिप्लेसमेंट, यानी जोड़ को तब्दील करना। Oh my God। अब लोग घबरा जाते हैं, कहते डॉक्टर साहब पूरा जोड़ तब्दील करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जोड़ के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो मैंने बोला था चिकनी हड्डी, सिर्फ उसको चेंज करते हैं और दूसरे दिन से बल्कि अमूमन 99% नेक्स्ट डे से पेशेंट चलना फिरना शुरू कर देता है। मगर ये कहते हुए मैं ये भी कहूँगा कि घुटने की रीज़न सिर्फ घुटने में जो दर्द होता है वो सिर्फ आर्थराइटिस की वजह से नहीं होता। मैंने ऐसे बहुत पेशेंट देखे हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें पिछले 2 महीने 3 महीने 6 महीने से दर्द है, और मुख्तलिफ छोटे मतलब अनक्वालिफाइड लोगों को दिखा रहे हैं, जर्राओं को दिखा रहे हैं, या गली के डॉक्टर जो क्वालिफाइड नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पे ऐसे ही। जीपी का कल्चर इतना एडवांस नहीं जितना होना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है घुटने के दर्द कैंसर से भी हो सकता है, ट्यूमर से भी हो सकता है। ट्यूमर तो कहीं भी हो सकता है ना बॉडी में, और हड्डी का भी ट्यूमर होता है, तो वो बड़ी खतरनाक अलामत होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी इस तरह की कोई तकलीफ हो, खासतौर से जोड़ों के पास, तो आपको एक प्रोफेशनल और क्वालिफाइड सर्जन के पास जाना चाहिए जो कि सही तरह डायग्नोज कर सके। क्योंकि आर्थराइटिस का दर्द तो चलो कोई बात नहीं, 1 साल बाद इलाज कर लो, मगर ट्यूमर के लिए अगर आप 1 साल वेट करेंगे तो वो टू लेट हो जाएगा, वो पेशेंट का इंतकाल ही हो जाता है। तो इसी बड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आर्थराइटिस एक होता है, इसको कहते हैं हम सेप्टिक आर्थराइटिस, यानी जोड़ के अंदर पस पड़ जाना। वो ज़्यादातर बच्चों को होता है, और पस जो होता है वो एक तरीके से तेज़ाब होता है। वो तेज़ाब जो होता है वो चिकनी हड्डी को गोल देता है। तो इसलिए ये मुख्तलिफ किस्म की है। मतलब ये कह रहा लोगों को समझते हैं कि घुटने का दर्द या कमर का दर्द या शोल्डर का दर्द या कूल्हे की हड्डी का दर्द एक सिंपल वजह होती है। इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, उसको बड़ा ज़रूरी है केयरफुली जज करना। अच्छा, ठीक है। जिस आज मैं देख रही हूँ, आज माशाल्लाह हम यहाँ पर बहुत ही पाकिस्तान के सुपर हीरे बैठे हुए हैं, मैं ये कहूँगी, क्योंकि स्टडी करना, फिर डॉक्टरी पढ़ना, फिर आगे लोगों को मुस्तफ़ीद करना, ये बड़ी बात होती है। और मुझे ये बताएं, आपने ये खूबसूरत गेस्ट जो है बाहर से बुलवाएं, तो ये इनको अगर पेशेंट जो है मिलना चाहें, अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहें, तो वो प्रोसीजर क्या होगा? देखिए अभी ये कहाँ अवेलेबल है? नहीं, क्योंकि देखिए ये तो इंग्लैंड में कंसल्टेंट्स हैं, और इंग्लैंड में गवर्नमेंट काम भी करते हैं। इसको NHS कहते हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस। वहाँ की नेशनल सर्विस तो बड़ी जबरदस्त, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सूबे सिंध की इतनी अच्छी नहीं है अभी तक। आप एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो कब सर्विस हमें मिलेगी वो बताइए। अभी मैंने तो खैर अपना मेडिकल कैप पहना हुआ है, तो पॉलिटिकल बात में ज्यादा नहीं करूंगा, मगर ये कि इंशाल्लाह, और हम लोग यही चाहते हैं, हमारा जो खान साहब है, हमारे लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है हमारे, वो यही चाहते हैं सबको फ्री एंड फेयर एजुकेशन और तालीम और हेल्थ सर्विस। आइडियली तो ये, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह माले की पूरी कोशिश करें। और वो एकदम तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स चल रहे हैं प्रोसीजर में टाइम, मगर मेन चीज़ ये है कि पेशेंट को अपने स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। मेरे पास ऐसे कितने मरीज आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी कमर में दर्द है, इंजेक्शन लगा दो। अब मुझे कौन रोक रहा है इंजेक्शन लगाने के लिए? कोई नहीं मेरा सवाल करेगा, मैं क्वालिफाइड हूँ, बिल्कुल इंजेक्शन लगा सकता हूँ। मगर वही बात होती है ना, कमर के दर्द की रीजंस क्या है? अगर किसी की डिस्क स्लिप हो गई है, 4, 5, 6 साल से कमर में दर्द नीचे टांग में आ रहा है, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़, तड़पते हुए मरीज आते हैं, मैं फिर रेफर करता हूँ स्पाइनल स्पेशलिस्ट को। अगर डॉक्टर अथर कराची में होते हैं, इस शहर में होते हैं, क्योंकि ये 3 हफ्ते इंग्लैंड में काम करते हैं, और फिर 2 हफ्ते के लिए खास तौर से पाकिस्तान आते हैं इलाज करने के लिए पेशेंट्स का। अगर ये होता है तो यहाँ पे करता हूँ, वरना कराची में और भी स्पाइनल सर्जन हैं, उनको मैं रेफर करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाली हूँ। एक पेन होता है जो बर्दाश्त नहीं होता, जैसे हल्का सा, जैसे बाजू में फॉर एग्जांपल पेन है मेरे, और मैं उसको मूव नहीं कर पा रही हूँ, और वो कुछ चीज़ उठाते हुए भी मेरे मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, इसे हम शोल्डर फ्रिजोन भी कहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी, मैं कुछ और कह रही हूँ। अभी आप बताइए कि वो पेन क्या है, ठीक है। अच्छा, वो जब हद से बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट भी नहीं हो रही, और वो हल्का सा कोई पुशअप भी करता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, ठीक है। अब वो जाके डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एक इंजेक्शन डायरेक्ट उसी जगह लगाता है, और वो बहुत ईजीएस्ट विद इन 5 सेकेंड में, ये भी मतलब जनरली बता नहीं रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। तो वो एक पेन जो है रिलीज हो जाता है, और वो फिर उसके बाद होता नहीं है। तो मुझे बताएं वाई, कैसे? अच्छा, इसका आंसर देने कॉलर है हमारी दरमियान, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जरा सा इसका वॉल्यूम जरा बढ़ाइए। कहाँ से? कराची से? कहाँ? जी जी जी, अब्बास साहब पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आपने? वो बैक पेन का मेरा
पेन जो है फेस होती है, मेरी ये टांग में काफी दर्द होता है राइट लेग पे। आपको अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, हम आपको आंसर देते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं और मजीद? थैंक यू। 2 साल हो गए, 2 साल से तकरीबन 2 इयर्स हो गए, तो मैं फिजियोथेरेपी वगैरह कराई है मैंने, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अच्छा चलिए, बहुत ट्रैक्शन कराता था मैं, ट्रैक्शन की एक्सरसाइज कराता था उसकी, ट्रैक्शन समझ आएगा। फिजियोथेरेपी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अब जरा देखिए आंसर दे रहे हैं हम, अतर साहब आंसर दे रहे हैं इसका। देखिए, बैक पेन सबसे कॉमन बीमारी है, पूरे तकरीबन 90% लोगों को अपनी लाइफ टाइम में बैक पेन होता ही होता है। अब ये जो बात कह रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन कॉज है बैक पेन की। इसमें जैसे मॉडल में नजर आ रहा है कि ये एक स्पाइनल कॉलम है, इसमें से जो येलो कलर की चीजें निकल रही हैं, पीले रंग की, ये नसें हैं, और उसके बीच में ये जो ट्रांसपेरेंट जेली है, ये इसकी डिस्क है। ये डिस्क एबनॉर्मल लोडिंग से, जिसकी हम पोस्चर की पहले बात कर रहे थे, या किसी भी बायोमैकेनिकल रीजंस की वजह से कि आप इसको लोड गलत कर दें, आप गलत वजन उठा लें, आप जोर से उछल जाएं, कोई भी रीजन हो सकता है, ये डिस्क प्रोट्रूड हो जाती है, ये निकल के इस नस को दबाने लग जाती है। अब जब ये इस नस को दबाती है तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें ये आपका फुट ड्रॉप भी हो सकता है, और इसमें मजीद आगे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आपको इनकॉन्टिनेंट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि मतलब पेशाब रुक जाना, आपका पेशाब कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसी वजह से स्पेशलिस्ट को दिखाना फ़ौरन। अब जो इनका सवाल है कि इनको दर्द हुए जा रहा है, तो इनकी डिस्क इनकी नस को दबा रही है। 90% लोगों में अगेन अल्लाह की तरफ से ये चीज़ 3 से 6 हफ्ते में खुद से ठीक हो जाती है, फिजियोथेरेपी से, स्ट्रेचिंग से, पेन किलर या जिसको कहना चाहिए नॉर्मल ओवर द काउंटर टेबलेट से ये ठीक हो जाता है, पैरासीटामोल, ब्रूफेन से। मगर अगर इतने दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना है। जनरल ट्रेंड पाकिस्तान में क्या होता है, जो मैं डे टू डे हॉस्पिटल के अंदर देखता हूँ, कि लोग जाए जा रहे हैं, लोकल जीपी के पास जाए जा रहे हैं, वो उनको मुख्तलिफ इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। उस इंजेक्शन से 2 से 3 नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान, वो किडनी, लिवर, जिगर, मैदा, हर चीज़ ख़राब कर रहा होता है, क्योंकि उसकी डोज कंसंट्रेशन नो वन नोज के कितनी डोज जा रही है, उसको कोई स्क्रीन नहीं कर रहा, उसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। दूसरा नुकसान, वो जिस जगह पे इंजेक्शन लगते हैं, वो वहाँ पे एक और नस डैमेज कर देते हैं। हाथ में लगा रहे हैं, हाथ की नस डैमेज कर देते हैं, बैक पे लगा रहे हैं, कूले पे लगा रहे हैं, कूले की नस डैमेज कर देते हैं, और उसके बाद लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इनका जो सवाल था कि इनको अर्कुन्निसा 2 साल से हो रहा है, तो नाउ इज़ द टाइम ही शुड सी द स्पेशलिस्ट। और सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, कराची के अंदर भी हैं, हम लोग भी हैं, तो ये किसी को आके दिखाइए, और डिपेंडिंग ऑन इनकी MRI स्कैन की फाइंडिंग्स और बाकी इनकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स से इनका फर्दर ट्रीटमेंट एस्केलेट करेंगे या मैनेजमेंट प्लान ड्रॉ अप करेंगे। जी जी, अब्बास साहब आपने देखा, अतर साहब ने बहुत अच्छा आंसर आपको दिया कि अगर लाइट सा है या फ़ौरन रिलीज़ हो सकता है, अगर 1-2 टैबलेट से तो ठीक है, लेकिन अगर वो सीवियर कंडीशन में जा रहा है तो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी चाहिए उनको। ठीक है, अच्छा जी, मेरे वो आंसर है वो इंजेक्शन का थोड़ा इनसे भी हो गया। बिल्कुल, आपने एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताया, जो शोल्डर पेन जो होता है। अब ये इसका जवाब सही बात तो ये है कि डॉक्टर उमर भट्ट को देना चाहिए, क्योंकि वो शोल्डर स्पेशलिस्ट है। जी जी बिल्कुल, वो बताएंगे किन लोगों को होता है, क्योंकि अमूमन ये डायबिटिक पेशेंट्स को होता है। मगर पता क्या, ये जैसे अगर यूं करो तो चीखें निकल जाती है। देखिए, शोल्डर के कॉमनेस्ट रीज़न जो है, जिस तरह शाह साहब ने बताया, वो एक तो फ्रोजन शोल्डर है, जिसके अंदर आपका शोल्डर का जो जोड़ है वो हिलने के टाइम पर आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। अल्लाह ताला ने शोल्डर जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह बनाया, और ये वाहिद जोड़ है इंसान की बॉडी में जो सबसे ज़्यादा मूव करता है, और इंसान का कोई जोड़ इतना मोबाइल नहीं है, और उसकी मोबिलिटी डिपेंड करती है, इसलिए कि शोल्डर का जो हेड है उसका साइज सॉकेट से 10 गुना बड़ा होता है। सेकंड रीज़न उसका ये है कि उसके ऊपर जो कैप्सूल लगा होता है वो बहुत लूज होता है। अब फ्रोजन शोल्डर का मतलब है कि वो कैप्सूल जो लूज है वो बड़ा टाइट हो जाता है। टाइट होने की वजह से पेशेंट को पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। कॉमनेस्ट रीज़न फ्रोजन शोल्डर की, जिस तरह शाह साहब ने कहा, डायबिटीज़ पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट में होता है, या किसी को इंजरी हो गई। सेकंड कॉमनेस्ट चीज़ जो है वो इम्पिंजमेंट कहलाती है, मतलब आपके शोल्डर के ऊपर वाली जो हड्डी है उसके अंदर थोड़ा सा साइज बड़ा होने की वजह से वो टेंडन्स के साथ टकराता है, तब बंदा या फीमेल या मेल अपने बाल बनाने की कोशिश करती हैं, कमर के पीछे जाने की कोशिश करती हैं, या कप निकालने की कोशिश करती हैं, कैबिनेट से उनको दर्द होता है। आपने जो कहा कि इंजेक्शन के बाद आराम आया, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप इंजेक्शन जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन कम करने वाली दवाई मौजूद हो वो उस एरिया में लगाएंगे, तो किसी भी इंसान को मोमेंटरली उसमें दर्द में आराम आएगा।
अक्सर पेशेंट्स को इससे बेनिफिट हो जाता है, लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स को बेनिफिट ना हो तो फिर हमें स्कैन कराने की ज़रूरत है, देखने के लिए कि वो जो एरिया है जो मैं इम्पिंजमेंट, अगर फर्ज करें मैं आपको इस मॉडल में, इस शोल्डर मॉडल में दिखाऊं तो ये आपका शोल्डर जॉइंट है, ये मैं हड्डी की बात कर रहा हूँ। फ्रोजन शोल्डर के अंदर तो जो ये कैप्सूल है बिल्कुल टाइट हो जाएगा और बिल्कुल हिलेगा नहीं शोल्डर। ये टाइम के साथ साथ ठीक होता है। इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी भी है जिसके जरिए आप लेजर सर्जरी के जरिए अंदर जाके इस कैप्सूल को ओपन कर देते हैं। ये ऑप्शन लेटर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आप बात कर रही थी कि हल्का सा हाथ उठाया और दर्द हो, उसको इम्पिंजमेंट कहते हैं। ये हिस्से की हड्डी और ये जो जोड़ है, इसके दरमियान सारे आपके टेंडन जा रहे हैं जो आपके हाथ को ऊपर नीचे उठाने में हेल्प करते हैं। अगर इसके और इसके दरमियान गैप कम हो जाए, जिस तरह ये, तो जब भी आप हाथ उठाएंगे ये हड्डी यूं टकराएगी। तो जब आप इंजेक्शन इस एरिया में लगाते हैं तो ये सूजन कम होती है, पेशेंट को आराम आ जाता है। लेकिन जिन पेशेंट्स में हड्डी ज़्यादा बढ़ जाए उसके अंदर आराम नहीं आएगा इंजेक्शन लगाने से। और उन पेशेंट्स के अंदर अगर अल्ट्रासाउंड स्कैन करने के अंदर नज़र आ रहा है कि हड्डी यूँ टकरा रही है तो फिर आपको सर्जरी करके इस हड्डी को थोड़ा सा शेव ऑफ करना पड़ता है। ये भी डे केस प्रोसीजर है, 10 से 20 मिनट्स लगते हैं और पेशेंट घर चला जाता है उसी दिन। यानी रिलीव हो जाता है। लेकिन वो अगर उसका नहीं आराम है, अगर फॉर एग्जांपल, तो फिर हमें स्कैन करने की जरूरत है, MRI स्कैन करके। हमारे दरमियान जो है कोयटा से कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप बात कीजिए। मैं नादिर बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी, क्या मेरे भाई क्या पूछ रहे हैं आपने? मेरा सवाल डॉक्टर अतल साहब से ये है कि ये जो L4 और L5 में मुझे क्या लेजर के जरिए ये जा सकती है? अमेरिका में एक टेक्नोलॉजी आई हुई है, सुनने में आया हुआ है कि एक टेक्नोलॉजी आई हुई है, वो जो है ना लेजर के जरिए जो 5 इंच अंदर तक जाती है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मुझे L4 और L5 में और सेकंड में चेंजेस आई हुई है। मैंने अपनी MRI करवाई हुई थी तो मुझे डॉर्सल में भी जो 7 और 12 में चेंजेस है और L4 और L5 में भी चेंजेस है और स्केलर में भी चेंजेस है। मुझे तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मुझे कोयटा के डॉक्टर ने जो है ना मेडिसिन पे रखा हुआ था, उन्होंने कहा था कि आपकी सर्जरी होनी है। तो मैं सर्जरी से घबरा रहा हूँ। ये अमेरिका में सुनने में आया था और मैंने देखा भी था, सर्च किया था, डॉक्टर M. वाइट स्कॉट नाम का कोई डॉक्टर है, वहाँ पे लेजर सेंटर है। उन्होंने ये दावा किया था कि 110% जो है ना ये लेजर से हो सकती है। तो मेरे डॉक्टर अकल साहब से ये सवाल है कि आया ये चीज लेजर के जरिए हो सकती है या नहीं? अगर नहीं हो सकती तो काइंडली आप मुझे टाइम पे, मैं कराची आया हुआ हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कोई आपने सवाल पूछना है तो पूछो। नहीं, कोई सवाल नहीं पूछना, मैं समझ गया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का कोयटा से, और आपकी मोहब्बत है। L4-5 जो है वो सबसे मोबाइल सेगमेंट होता है। इस स्पाइन के मॉडल का जो सबसे मोबाइल सेगमेंट होता है वो यहाँ पे होता है और वो L4-5 लेवल पे होता है। तो जो आपको जो L4-5 पे डिस्क डिजेनरेशन है ये बहुत कॉमन है। अब आपका सवाल कि क्या लेजर से इसका इलाज हो सकता है और 100% सक्सेसफुल है। देखिए, एओ हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में कराची के अंदर हमारे पास हर तरह का इलाज मौजूद है। लेजर का इलाज भी मौजूद है, माइक्रोस्कोप भी मौजूद है, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी भी मौजूद है और इंजेक्शनल थेरेपी भी मौजूद है। जिस किस्म का एडवांस अमेरिका में हो सकता है, जो ट्रीटमेंट डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है, वो ट्रीटमेंट एओ हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में स्पाइन के रिलेटेड से आपको मिल सकता है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी बोन में चेंजेस आई हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए लेजर सूटेबल होगा। तो वो केस स्पेसिफिक होता है। आप प्लीज आके हॉस्पिटल में दिखाइए हमें और हम आपको इंशाल्लाह वी विल सॉर्ट यू। हम चलते हैं इमरान साहब, आप एड्रेस बताइए। एक बात जरूर बताऊंगा कि अगर कोई कहे ना, कोई भी सर्जन कहे कि उसके 100% रिजल्ट्स हैं, तो वो झूठ बोल रहा है। पूरी दुनिया में उन्होंने कहा ना 110% रिजल्ट। देखें, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, शोल्डर सर्जरी में हमेशा रूम ऑफ एरर होता है। ये बहुत क्लैरिफाई होनी चाहिए। ये तो मैं कहता हूँ बड़ा एरोगेंट वाली बात होती है कि कहना मेरा 100% रिजल्ट है। या तो वो झूठ बोल रहा है या वो काम नहीं करता, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन रेट यूनिवर्सली 2 to 3% हर जगह है। और जिस तरह अथर साहब ने बोला
कि इलाज हो सकता है, मगर हम लोग पहले, मैंने भी स्पाइनल सर्जरी बहुत पहले काम की है इंग्लैंड में, 15-20 साल पहले। तो हम लोग पहले हमेशा कोशिश करते हैं दवाई से, और दवाई से अगर आराम नहीं आता, स्पाइनल सर्जरी में नेक्स्ट ऑप्शन होता है टीका लगाना, इंजेक्शन लगाना, एपिड्यूरल को कहते हैं, वो अथर साहब लगाते हैं, सारी बातें अंडर इमेज इंटेंसिफायर होता है, और यानी एक्सरे कंट्रोल के अंदर होता है। और फिर अगर उससे आराम नहीं आता तो सर्जरी लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए, पहली दफा जाते ही नहीं ऑपरेशन करना चाहिए कभी मरीज को, तो बिल्कुल मजबूरी में ऑपरेशन करता है। चलिए जी, आपके लिए कॉलर है। हेलो, अस्सलाम। अच्छा, कुछ हाँ, मैं इनकी बात को थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं। उसमें एक बात जो इन्होंने कही कि लेजर के जरिए, अगेन वही बात जैसे शाह साहब ने बोला, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं, इसमें 100% रिजल्ट कहीं भी नहीं है। ये जो नॉन ऑपरेटिव जितनी भी स्टडीज हैं अमेरिका के अंदर, ये मनी ड्रिवन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं कि नई नई एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं, वो आप कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा वो नहीं है, आपका केस स्पेसिफिक केस देख के ही बताया जा सकता है इंशाल्लाह जी। हम आप सॉरी, कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम अतर फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम अतर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, क्या मैं पूछ रहे कराची से बात कर रहा हूँ, अब्दुल अजीज। मेरे लिए 2 क्वेश्चन है। एक तो नंबर 1 के मेरे बेटा जो है वो अब जो है वो 10 साल का हुआ है। Okay. उसकी वो जब वो बचपन से जो है ना, उसके पैदाइशी उसके बॉडी में 2 डबल हड्डियां थी। मैंने मोहम्मद अली शाह साहब के पास जब वो जिंदा थे उनके पास लेके गया था, मगर उन्होंने बोला था इसके ऑपरेट करवा दूंगा बाद में कि इंशाल्लाह आपके सही हो जाएगा। मगर उसके उनकी इंतकाल हो गया, उसके बाद में गया नहीं। उनके हाथ में, मेरे बेटे के हाथ में, पैर में और नी में और घुटने में, इसके अलावा जो है वो बिल्कुल जो नीचे का वो हिस्सा होता है वहाँ पे कमर की हड्डियां, वो सारी जो है ना वो डबल है, 2 है। अच्छा, एक जो है वो जो कॉर्नर है उसमें हड्डी नहीं है, जो हैंड घास का वो है उसमें इसमें हड्डी नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा था ये सब कुछ मैं जो है ना डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब ने मैंने सही करवा दूंगा, मगर ये है कि उनका इंतकाल में गया नहीं। मगर ऐसा जो है, अब मैं किस तरह उसको क्या दिखाऊं, इसलिए कि बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ, होम्योपैथिक इलाज करवा चुका हूँ, नेचुरोपैथिक भी दिखा चुका हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने भी अब तक उसका कोई वो नहीं किया। तो मुझे जो है ना इसको वो बहुत परेशान हुआ, जिसकी वजह से वो बेचारा अपनी जो वर्किंग करता है, उसकी जो खाना है, डाइट है, वो बिल्कुल बहुत ही थोड़ी है, और वो वोमिटिंग कर सकता है। 10 साल की उम्र का बच्चा जो है वो इतना एक्टिव होना चाहिए, वो एक्टिवनेस उसके अंदर है नहीं। सर में भी उसके जो है ना हाथ लगा दो तो सर में भी दर्द रहता है। अच्छा, दूसरा मेरा ये है कि मेरी वालदा जो है उनको जो है पूरी जॉइंट्स में पूरा जो है ना पेन रहता है ठीक ठाक, और वो मूव नहीं कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, फिर भी वो एक्टिवनेस काम करने की कोशिश करती हैं, मगर फिर भी जो है ना उनकी तमाम हड्डियां जो है ना बहुत सख्त प्रॉब्लम में रहती हैं। अब वो डॉक्टर्स को भी दिखाया है, और जैसा अभी बहुत अच्छा डॉक्टर ने साहब ने बात की कि मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखाने से, पीजी को दिखाने से जो है वो मजीद जो है प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो हम उससे परहेज करते हैं। माशाल्लाह से अच्छा आपने पैनल बिठाया हुआ है, तो इस पैनल से मैं पूछना चाहता हूँ कि इन चीजों के लिए ट्रीटमेंट, और दूसरा नंबर कि हम आपके पास आए तो हमें कोई कैसा कॉन्टेक्ट मिल जाए, आप कहाँ बैठते हैं, कहाँ और क्या होता है, जिस तरह मैं अपने बेटे को, अपनी वालदा को भी दिखा सकूँ इस पर। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, इतनी माशाल्लाह डिटेल में हमने आपकी बात सुनी। और आज ये दुनिया के सबसे बड़े जो हैं इस वक्त फेमस लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पर मौजूद हैं, और मुस्कुराती सुबह विद सभी का आज बहुत खुश है कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। और अब ये भी हम आपको बताएंगे ये कहाँ पर आपको ये मुलाकात हो सकती है और किस जगह पर आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हम चलते हैं इमरान भाई के पास। इमरान भाई, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उनका जो सवाल था बेटे का, ज़ईफ से शुरू करता हूँ, फिर बेटे पे आता हूँ। अच्छा, चलें, ठीक। इनकी जो वालदा को कह रहे हैं ना, अगर पूरे जिस्म में हड्डियों में तकलीफ है, और ये बहुत एक खतरनाक बीमारी होती है, इसको लोग बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं पाकिस्तान में, इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये इस तरह होता है जिस तरह आप अगर जंगल में जाएं और दरख्त देखें बहुत बड़ा लगा हुआ है, बड़ा तना है उसका, और अंदर से उसके दीमक खा जाए इसको, तो यानी बाहर से तो दरख्त बहुत अच्छा लगता है, बुनियाद भी बहुत अच्छी लगती है, अंदर से खोखली हो जाती है, और जरा सा उस दरख्त को धक्का दें तो वो गिर जाता है और टूट जाता है दरख्त। इसी तरह हमारे हड्डियों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है, बाहर से तुम लोग खड़े हुए हम लोग सही लग रहे हैं, अंदर से हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो लिहाजा पूरे जोड़ों में भी तकलीफ होती है। उसके अलावा मैं ऑलमोस्ट इस बात की गारंटी देता हूँ इनको कि अगर ये
विटामिन डी और कैल्शियम टेस्ट कराएंगे अपनी वालदा का तो विटामिन डी लो होगा। इनकी वालदा को छोड़ें, मेरे साथ जो मेरे रजिस्ट्रार यानी जूनियर डॉक्टर काम करते हैं, मैं लोगों को जब प्रिस्क्राइब करता हूँ विटामिन डी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने कभी अपना कराया, यानी मैंने अपना विटामिन डी कराया? मैंने कहा नहीं है, मैंने तो इस वक्त से कभी नहीं कराया, मेरी डाइट सही है, तकरीबन सही चलता है। जब मेरी अपनी विटामिन डी सिर्फ 4 आई थी तो मगर फिर बाकी लोगों का क्या हाल है? तो विटामिन डी डिफिशिएंट तो मेरे ख्याल से हमारी पूरी नेशन है, 80-90% नेशन है हमारी विटामिन डी डिपेंडेंट है। तो इनकी वालदा को एक तो डेक्सा स्कैन कराना चाहिए जिससे मालूम पड़ेगा इनको कितनी ऑस्टियोपोरोसिस है, और विटामिन डी और सेरम कैल्शियम का टेस्ट कराना चाहिए। अब आ जाए इनके बेटे के ऊपर। इनके बेटे को एक है मल्टीपल बोन डिजीज, इसको कहते हैं एक्सोस्टोसिस कहते हैं, यानी हड्डियां जो अगर सीधी हमारी हड्डी नॉर्मल है उसकी ऊपर नीचे चारों तरफ से हड्डियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। वो भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, मगर अगर वो बढ़ती हुई हड्डी खून की नाली को दबाए या हमारी इसी रग को दबाए या नर्व को दबाए जिससे हमारी सनसनाहट होती है, अगर उसको दबाए तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। मगर ये बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टिगेट करना कि ये सिर्फ आया इसी बच्चे को प्रॉब्लम है या ख़ानदान में और भी किसी को ये प्रॉब्लम रही है। तो उसके लिए मेरे अपने बड़े अच्छे दोस्त हैं, खान में बैठते हैं, उनका नाम है डॉक्टर सलमान किरमानी। वो इसके स्पेशलिस्ट हैं और मैं अमूमन हम लोग साथ काम करते हैं। नाम सुना हुआ है मैंने। जी बिल्कुल। अच्छा एक बात बताऊँ, ये बड़ा ज़रूरी बात है, जैसे मैंने लोगों के नाम ले लिए, मैंने सलमान किरमानी का नाम लिया, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आपका एक स्पेशलिस्ट है, इसकी वो फील्ड है, तो उसको ज़रूर रेफर करें, क्योंकि वो उससे क्या होगा, पेशेंट को फायदा हो रहा है। तो मगर लोग समझते नहीं है हमारे बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। पहला पेशेंट के लिए सोचना चाहिए और फिर उसके बाद देखें क्या होना क्या नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर ये मेरे पास तशरीफ लाते हैं तो मैं इनको डॉक्टर सलमान किरमानी को रेफर कर सकता हूँ और फिर देखना है इनको कि उनके खानदान में और तो किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर ये हड्डी का पीस इनके किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को दबा रहा है, खून की नाली को या नस को, तो फिर उस हड्डी के पीस को निकाला जा सकता है। उससे फिर इंशाल्लाह आराम आ ऑपरेशन से हो जाए। जी हमारे दरमियान एक जो है कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सायरा फ्रॉम कराची। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम क्या पूछ रहे हैं आप? देखिए मेरे उल्टे हाथ की अंगूठा और दोनों उंगलियां बहुत ज्यादा सुन रही हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा मैं पहले फोन बंद करूंगी फिर आप बताइएगा ताकि मैं टीवी ऑन कर दूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सायरा ने कॉल की है और वो ये पूछ रही है कि उनके फिंगर्स हाथ की ये बहुत मैंने इत्तेफाक से कल ही एक खातून आई थी मेरे पास इस्लामाबाद से, किसी वजह से इस्लामाबाद में बहुत कॉमन है हाथ उंगलियों में दर्द, पता नहीं क्या वजह से, पता नहीं सर्दियों से ज्यादा ताल्लुक नहीं। एक्चुअली एक चीज होती है इसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, और 2 वजूहत उसकी खासतौर से इन्होंने जिस तरह बनाया कि इनकी 3 उंगलियां सुन रहती हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ होती है खासतौर से फीमेल्स के अंदर, स्पेशली जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और किसी और वजह से भी। ये पेशेंट्स को बड़ी लगता है जैसे हमारे पैर सुनी हो चूटियाँ जैसी लगती हैं, बिल्कुल। तो इनकी ये 3 उंगलियां कहती है चूटियाँ से लगता है जैसे कोई सुन है हमारा उंगलियां। तो यही पेशेंट उठते हैं रात को, हाथ भी झटकते हैं अपना, हाँ फिर वक्ती तौर पर सही हो जाता है। इसको कहते हैं हम कार्पल टनल सिंड्रोम। एक नर्व होती है जो हमारे हाथ में चलती है, उसको मीडियन नर्व कहते हैं, वो ये 3 उंगलियां सप्लाई करती है। जब उस मीडियन नर्व पे दबाव आता है तो वो 3 उंगलियां सुन होना शुरू हो जाती हैं। तो अमूमन ये होता है कि हम लोग पहले तो जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, पहले फौरन जाते ही नहीं ऑपरेट करें, पहले दवाइयां देखते हैं, कभी कभी इंजेक्शन लगा सकते हैं, उससे अगर आराम नहीं आता तो इसका परमानेंट इलाज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि किसी भी बीमारी को का इलाज करने से पहले डायग्नोसिस करना जरूरी होता है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, इसको NCS और EMG कहते हैं। तो नर्व का टेस्ट कराने के बाद अगर ये पॉजिटिव आता है कि इनको कार्पल टनल सिंड्रोम है, तो फिर एक सर्जरी होती है, वो कार्पल टनल को रिलीज करते हैं। मगर ये कहते हुए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इनकी गर्दन में दर्द ना हो, क्योंकि कभी कभी गर्दन का दर्द भी उंगलियों में आता है। तो इसको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है कि लिहाजा इनकी नर्व यहाँ पे दब रही है या गर्दन में दब रही है। इसको डबल क्रश सिंड्रोम कहते हैं। अतर साहब बहुत कॉमनली मेरे पास इस तरह मरीज लास्ट वीक आया था जो कहता है डॉक्टर साहब मेरी उंगली में बहुत दर्द है, मुझे 3 अस्पतालों ने बोला कि आप ऑपरेशन करवा रहे हैं। फिर मैंने इनको एग्जामिन किया तो फिर मैंने पता चला कि इनको गर्दन में प्रॉब्लम है। तो अतर साहब उनकी अब गर्दन का ऑपरेशन कर रहे हैं, हाथ का नहीं कर रहे, क्योंकि प्रॉब्लम गर्दन में थी, हाथ में नहीं थी। अगर इनको याद हो लास्ट वीक की बात है। इनका आंसर क्या हम दे सकते हैं सायरा बाजी का कि भाई उनकी फिंगर्स की बार बार उनकी उंगलियां सुन हो जाती हैं और कई टाइम से हैं, तो क्या उनको? देखिए जैसे शाह साहब ने बोला, कॉमन थिंग्स आर कॉमन। सबसे पहले कार्पल टनल होना चाहिए, मगर चूंकि यहाँ पे लोगों को आते ही सिर्फ कार्पल टनल है और कार्पल टनल से शुरू करते हैं, तो वो ये कर देते हैं और उसके बाद पेशेंट रह जाता है। तो इन्वेस्टिगेट फुल करवाना है, EMG नर्व कंडक्शन स्टडीज जैसे इन्होंने बोला है वो करवानी है, और अगर गर्दन में दर्द है और गर्दन से शूट कर रहा है तो फिर सर्वाइकल स्पाइन का MRI स्कैन भी करवाना। ओके हमारे मैंने कॉलर हैं परवीन टंडू मोहम्मद खान से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन क्या पूछ रहे क्या हैं? हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र। जी, मुझे डॉक्टर से बात कर रही है। अच्छा जी बात जी, कीजिए। मेरी 8 साल हो गए, टांग टूटी हुई है और क्या? मेरे 2 ऑपरेशन भी हुए हैं, पर हड्डी नहीं लग रही, अभी प्लेट भी लगी हुई है और मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी उम्र क्या है परवीन? सा कराया था डॉक्टर ने, उसके बाद कामयाब नहीं हुआ ऑपरेशन। फिर दूसरा उन्होंने वो प्लेटें लगा दी हैं और हड्डी नहीं लग रही। 8 साल से मुसलसल चारपाई पे बैठी है। ये तो स्पेशलिस्ट है। अल्लाह, आप कुछ पूछना ये चाहें? स्पेशलिस्ट है। जी डॉक्टर साहब पूछे, सवाल पूछना चाहें तो प्लीज। तो अब ठीक है, अब ये हड्डी को ना जोड़ना, पहले तो मैं बताता चलूँ जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था, अगर सर्जन कोई ये कहे कि मेरे 100% रिजल्ट है तो वो गलत है। अब जहाँ पे भी सर्जरी हुई है किसी वजह से इनकी हड्डी नहीं जुड़ी है, जो कि एक चीज़ पॉसिबिलिटी होती है, इसको कहते हैं हम नॉन यूनियन, यानी हड्डी का ना जोड़ना। मेरी अपनी 80% प्रैक्टिस जो है हॉस्पिटल में इधर कराची में, वो है बिगड़े हुए केसेस को सही करना, यानी जिनकी हड्डी नहीं जुड़ती किसी वजह से, उनको दोबारा जोड़ना। तो मेन चीज़ होती है कि इनकी एग्जामिनेशन करना चाहिए, इनके ब्लड टेस्ट करने चाहिए, देखने के लिए खुदा न करे कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है जहाँ पे हड्डी नहीं जुड़ी है, क्योंकि बहुत कॉमन होता है कि हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उनका वाइट सेल काउंट जो है रेज होता है ऐसे पेशेंट्स का। जी। तो अगर इन्फेक्शन है तो वो सब प्लेट वगैरह, लोहा वगैरह, रॉड वगैरह जो भी लगी है इसको रिमूव करना पड़ता है। जी। अंदर से हड्डी की सफाई करनी पड़ती है और फिर बाद में जाके हड्डी को जोड़ना होता है। एकदम से हम हड्डी को नहीं जोड़ सकते, मेक श्योर करना होता है कि पहले इन्फेक्शन नहीं है। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो फिर हड्डी जोड़ सकते हैं। तो इनका वही कह रहा हूं, प्रॉपरली जाके दिखाना पड़ता है, स्पेशलिस्ट को दिखाएं और फिर आके टेस्ट करवाएं, एक्सरे करवाएं, और अगर इन्फेक्शन नहीं है तो हड्डी जोड़ी जा सकती है फौरन एक ही ऑपरेशन में, वरना पहले इन्फेक्शन का इलाज होता है फिर हड्डी जोड़ने का इलाज होता है। अच्छा, अर्कुन निसा एक बड़ी शाटी का पेन भी कहते हैं और लेग में बहुत शदीद पेन होता है और हर एज में हो सकता है, ये कुछ किसी ये तो अतर साहब इसके अतर साहब, अच्छा अतर साहब ने आज से यूं करे क्या? जी अतर साहब प्लीज बताइए। देखिए अर्कुन निसा अगेन सबसे कॉमन बीमारी बैक की अच्छा अर्कुन इसका निसा आंसर तो ये तो क्वेश्चन मैंने किया ना, ये तो हम बाद में करेंगे। हमारे पास एक कॉलर आ गए, उनसे तो वो चलिए। जरूरी है ना। अस्सलाम वालेकुम, फरजाना फ्रॉम कराची। हेलो अस्सलामुअलैकुम। जी जी मैम क्या पूछना है आपने? मुझे डॉक्टर ईमान से बात करनी है। जी बात कीजिए। डॉक्टर साहब मेरा ये है कि मेरी जो नवासी है वो 3 साल की होने वाली है और अभी प्रीमेच्योर हुई थी। तो पैसे तो भागती है वॉकर वगैरह में, मगर खुद से नहीं चलती है। ओके चलें बहुत ठीक शुक्रिया। है, तो आपकी 3 साल की नवासी, डरती है। 3 साल तो अच्छी 3 साल की उम्र बच्ची, होती है। हाँ 1 साल बाद, 1 साल 2 महीने बाद अमूमन बच्चे चलना शुरू हो बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। तो इस बच्चे को हमें देखना है कि इसकी डेवलपमेंटल नॉर्मल रही है नहीं रही है, किसी वजह से डिलीवरी के दौरान तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी, या जब वालदा इनकी प्रेग्नेंट थी उस वक्त कोई बीमारी तो नहीं हुई थी बच्चे को, या वालदा को हुई थी जो बच्चे को लगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी, इसको कहते हैं हम लोग, जैसे इंग्लैंड में हम लोग, क्योंकि मैंने इंग्लैंड में प्रैक्टिस की इतने साल, इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। Okay. तो मैं भी देखूंगा, साथ में मैं न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाऊंगा, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को, बिल्कुल, वो जो देखेगा कि इंसान की दिमाग का टेस्ट दिमाग करेगा, की देखेगा कि कोई और, ठीक, ठीक। देखिए ये वो एग्जांपल होती है। मैं आपको ऑलमोस्ट गारंटी कह सकता हूँ, अगर मैंने इस बच्चे को देखा तो उसकी हड्डियां बिल्कुल नॉर्मल होगी, कमर पैर बिल्कुल नॉर्मल हो गए। प्रॉब्लम क्या नसें है, ऊपर से जो हाँ, ये वो बात होगी कि आप अच्छे से अच्छा बल्ब लगा लें घर के अंदर, पीछे से बिजली नहीं आ रही, पीछे से बिजली नहीं आएगी तो वो चलेगा नहीं बल्ब। तो इसलिए इसी तरह हमारा दिमाग सबसे जरूरी चीज़ है। अगर दिमाग फंक्शन नहीं करेगा तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। तो इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी होता है और अमूमन वही इसकी रिहैबिलिटेशन करते हैं। और ज़्यादातर बच्चे जो इस तरह के जो स्लो चलते हैं, अमूमन वो थोड़ा पिकअप कर लेते हैं, थोड़ा स्लो रहते हैं, डिलेड माइलस्टोन्स कहते हैं इसको, होता है अमूमन इस तरह बच्चे चल पाते हैं। मगर ये कहते हुए मुझे बच्चे को एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब ही डायग्नोसिस हो सकता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और 3 साल की उम्र, और आप अच्छा अपने इसके ऊपर फौरन एक्शन भी ले लिया कि ऐसा महसूस किया, आपको फौरन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए और प्रॉपर तरीके से इसकी पूरी वो रखें। ये ना हो कि आपने जो उन्होंने मेडिसिन विदाउट उसके दे दी और आपने उनको इनटेक करवा दी, ये बहुत ज़रूरी है। तो समटाइम डॉक्टर्स भी ऐसे करते हैं, मैं देखती हूँ, जाते ही उन्होंने पहले तो प्रॉपर जो होता है टेस्ट होता है ब्लड में, पता चले कि इसको क्या प्रॉब्लम है। ये तो नहीं कि बस आपने दवाई दी और उसके बाद आपने इनटेक करवाया, वो थोड़ा सा आपको महसूस नहीं, अब दूसरे डॉक्टर के पास चले, इनसे तो आराम नहीं है। ये लोग भी इस तरह करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब तक डॉक्टर कम से कम 18 दवाइयां नहीं लिखे और 15 टीके नहीं लगाए, पेशेंट का साइकोलॉजी इस तरह हो गई, ये कैसे डॉक्टर है। जब शुरू में मैं आया यहाँ पे और डॉक्टर अथर और डॉक्टर मरे कहेंगे डॉक्टर साहब ये मुझसे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ठीक है, मैं पेशेंट को समझाना जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि हम आपको 18 दवाइयां लिखें और 15 टीके लगाएं जब भी आप सही हो।
मेन चीज़ है कि प्रॉब्लम को फोकस करना चाहिए, मेन चीज़ ये बहुत अच्छा है। हम शटिका पेन की बात करें तो सॉरी। देखिए वही बात, शियाटिका, अभी जितने भी कॉलर्स ने बात की है वो शियाटिका की ही बात की है। शियाटिका का मतलब ये होता है कि जो कमर से नस निकल रही होती है, जो पाँव में सप्लाई कर रही होती है, वो कमर की डिस्क उसको दबाने लग जाए। तो इसके 100 मिलियन कॉजेज हो सकते हैं। इसमें एक डिस्क प्रोलैप्स है, इसमें नर्व का इंट्रैपमेंट है, इसमें आपका पोस्चर है। तो अगेन अल्लाह मियाँ की तरफ से जब अल्लाह मियाँ बीमारी देता है तो शिफा भी देता है। तो इसी तरह से इस बीमारी की शिफा अल्लाह मियाँ ने 90% लोगों में सेल्फ लिमिटिंग रखी हुई है। ये 3 से 6 हफ्ते में खुद से ठीक हो जाती है। और अगर नहीं ठीक होती तो फिर आप थोड़ी सी पेन किलर्स खा लीजिए, अपना पोस्चर ठीक करिए, अपने बैक के मसल को स्ट्रॉन्ग करिए, फिजियोथेरेपी करिए, उससे ठीक हो जाती है। अगर उससे भी नहीं ठीक होती तो आप हमारे पास आइए, फिर हम, बल्कि आप हमारे पास इन एनी केस आइए ताकि हम आपको गाइड कर सकें, क्योंकि आप रिसर्च बेस्ड एक्सरसाइजेस हैं, रिसर्च बेस्ड फिजियोथेरेपी है जो आप करेंगे और उससे 90% ये चीज बगैर इंजेक्शन के, बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाती है। बात है जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए इमरान भाई कि अगर हमें उमर साहब से मिलना हो, अतर साहब से मिलना हो पेशेंट ने, तो किस तरीके से इनसे कांटेक्ट किया जा सके और ये कब कब अवेलेबल है एओ क्लिनिक में? जी देखिए, एओ हॉस्पिटल की अब तो हमने एक तो नाजबाद में ब्रांच है हमारी एओ हॉस्पिटल की, और एक हमारी डिफेंस में ब्रांच है। तो अगर ये बस सिंपल है, अगर ये फेसबुक पेज पे चले जाएं एओ हॉस्पिटल के और वहाँ पे अगर इनबॉक्स करके मैसेज कर लें तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट वाला खुद ही कांटेक्ट कर लेते हैं। हमारे इतना एडवांस हो गई है अब कि वो अपॉइंटमेंट हमारा, वरना हॉस्पिटल के कहीं भी सेक्रेटरी को या कहीं भी रिसेप्शन पे कॉल करें अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो वो देखने के लिए तो कोई इजीएस्ट ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग। वैसे नेट के ऊपर और हर जगह एओ क्लिनिक इज़ वेरी फेमस क्लिनिक। और मैं आज कोशिश की है कि आप लोगों के, ये बहुत सीनियर लोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं और इन्होंने आज आपसे वो बातें शेयर की जो आप लोगों की तकलीफ़ें थी। हमने कोशिश की और कोशिश करते रहना चाहिए। और प्लीज़ किसी भी बीमारी को जो है ना वो लाइट मत लें, उसको ज़रा सीरियसली उसके ऊपर ज़रूर, चाहे आपकी मम्मा बीमार हो, आपका बच्चा हो, तो इससे पहले कि वो बड़ी बीमारी बने और आपके पूरे घर को डिस्टर्ब कर दे। जाते जाते मैं इमरान भाई आपसे एक मैसेज आपसे लेना चाहूँगी 1 by 1 सबसे। भाई मैं तो वो मैसेज दूंगा जो मेरे बाप ने मुझे मैसेज किया था। वो ये कहा था कि बेटे अगर तुम कभी कंफ्यूज हो, जैसे मेरे पास अभी कोई आज से 1 हफ्ते पहले एक 8 साल का बच्चा आया था, उसकी हड्डी टूट के अलग पड़ी हुई थी। अब मैं अगर उसको ऑपरेट करता तो मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता था क्योंकि हड्डी टूटी हुई थी। और अगर ऑपरेट नहीं करता तो प्लास्टर में भी हड्डी जुड़ सकती थी। तो मेरा बेटा स्टूडियो में बैठा है 8 साल का, उधर पीछे बैठा है उमर। मैंने उमर मेरे अपने दिमाग में मेरा बेटा लाया। मैंने कहा अगर ये मेरा सगा बेटा, अपना बेटा लेटा होता तो मैं इसका क्या ट्रीटमेंट करता। तो मैंने दिमाग में आया नहीं, मैं अपने बच्चे का ऑपरेट नहीं करता, मैं तो प्लास्टर में इलाज करता। हड्डी टूटी हुई क्या हुआ, हर हड्डी को, टूटी हुई हड्डी को जरूरी थोड़ी ऑपरेट करना। तो मैंने अपने बच्चे को रखते हुए सोचा, तो मैंने बच्चे को प्लास्टर किया। तो मैं कहता हूँ हर डॉक्टर को इस तरह सोचना चाहिए, अपना समझ के, घर वाला समझ के जब ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर तो ऑटोमेटिकली इलाज करने का तरीका ही चेंज हो जाता है। तो मेरा ये मैसेज बात है जबरदस्त। जी अतर साहब प्लीज शॉर्ट मैं चाह रही हूँ आप लोगों के भी मैसेज हो जाए। देखिए मेरा मैसेज कम्युनिटी के लिए है कि मैं इस ज़मीन का बेटा हूँ, मैं बाहर से आ गया हूँ, मैं यहाँ पे हूँ और मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। तो आप हमसे जितना मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं उठाइए। आज उमर साहब मेरा भी यही मैसेज है कि देखें हम लोग बाहर मुल्क से ट्रेन होकर पाकिस्तान में आए हैं और अपने पाकिस्तानी पेशेंट्स के लिए आए हैं। और आपका भी फर्ज बनता है पेशेंट का कि वो अपने आप को एजुकेट करें, जबरदस्त सर्च करें डॉक्टर के बारे में, खुद सर्च करें अपनी हेल्थ के बारे में और ओनरशिप खुद भी लें कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट कैसे किया जाए। क्या बात। थैंक यू उमर साहब, अतर साहब, इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम लोगों ने एक कोशिश की और तो आपकी स्केलेटन, आपके हड्डियों से रेलिवेंट बातें करने की, आप तक अवेयरनेस पहुंचाने की। कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए बहुत माजरत। और मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ कोमल, आपने तमाम चीज़ों को मुझे कोऑर्डिनेट, तमाम इतने प्यारे प्यारे हमारे नगीने हीरे हमें कोऑर्डिनेट करके दिए। थैंक यू सो मच। और यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और हम बात करेंगे हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात की जाती है तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आपसे शेयर करें जिससे आपको फ़ायदा हो सके, अवेयरनेस जनरेट हो सके। ख़ास तौर पे हम गुफ्तगू का ये एक मोटिव रखते हैं। और कभी कभी अच्छा मैं आज जो हम लोगों ने, क्योंकि एवरी फ्राइडे आप जानते हैं बहुत ही सीनियर जो है तिब नबवी और हिकमत में एक उनका बड़ा नाम है, वो मौजूद होते हैं। आज उन्होंने बहुत अच्छा एक टॉपिक लिया, वो न्यूट्रिशन वैल्यू। हम अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को अपनी खुराक से कैसे पूरा कर सकते हैं, और अगर खुराक
खुराक ना हो, अगर हम अपनी खुराक को मेंटेन ना कर पाएँ तो हमें क्या इनटेक करना चाहिए और किससे हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो सकती है। आज इस मौजू पे डिस्कशन होगी ताकि आप हमें पता चले। कोई समटाइम ये होता है कि हम लोगों की कोशिश होती है, आज जैसे मैं सोचती हूँ यार मछली खानी है, समटाइम मछली मैं सोचती हूँ खा ही नहीं पाती, और कभी कभी दिल करता है यार आज मैंने पालक खानी है, फिर मैं कहीं इधर चली गुजरी और फिर वही बात है दूसरी चीज़ों से न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं होती। तो हमारे बैग में कोई ऐसी चीज़ मौजूद होनी चाहिए जो हम इनटेक करें तो हमारे बॉडी को बूस्टअप मिले और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़े। तो आज इस मौजू पर डिस्कशन होगी। और आप जानते हैं एवरी फ्राइडे कौन होते हैं हमारे साथ? जी हाँ, हमारे बहुत ही सीनियर 11 पुश्तों से उनकी फैमिली जो है, दादा परदादा, और वो ख़ुद माशाल्लाह हिकमत से उनका नाम है और बड़ा नाम है, बहुत ही सीनियर इस वक्त डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह की रहमत करम है। और मैंने आज बात की हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी बॉडी को सही नहीं पहुंचती, और हम लोग सोचते हैं कि आज हम ये खाएंगे वो खाएंगे, अगर नहीं खा पाए तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो हमारे सेहत के बिल्कुल बिल्कुल हमारी बॉडी के लिए, जिस्म के लिए जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी ना हो तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, और इसकी कमी की वजह से इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़ियती निज़ाम, रेजिस्टेंस पावर बॉडी में कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे अमराज जो हैं वो हमें लग जाते हैं। तो सबसे पहले बुनियादी तौर पर जो है मैं नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ कि अपनी ग़िज़ा का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। ग़िज़ा जो है वो आपके, देखिए हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं चटपटी चीज़ें खाने की। सही डाइट जी हाँ, ग़िज़ाइयत की तरफ कम ध्यान होता है लेकिन चटपटी चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा निज़ाम हज़म जो है वो सबसे पहले मुतासिर होता है। उम्मुल इमराज जो है वो पेट है। बहुत अच्छा। और जिसका मैदा जिसे कहे उम्मुल इमराज का मतलब मैं बता देता हूँ कि इमराज की माँ जो है वो पेट है। अगर आपका पेट दुरुस्त नहीं है तो यकीन मानिए आप जो कुछ भी सैकड़ों हज़ारों रुपए की ग़िज़ा क्यों ना खा लें, लेकिन वो एक पैसे की नहीं, इसलिए कि वो उसी तरीके से ज़ाया होती चली जाएगी क्योंकि आपका निज़ाम हज़म मुतासिर है। अपनी ग़िज़ा में सबसे पहले नाज़रीन को सब्ज़ियाँ, फलों, दूध, दही, समझिए इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। पानी का इंटेक बहुत, सुबह के वक्त में दिन में पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी मुदाफ़ियती निज़ाम को, आपके चेहरे को, खूबसूरती को और सेहत के लिए और तवील उम्री का राज यही है कि एक बेहतरीन ग़िज़ा आपकी बेहतरीन सेहत का हामिल होती है। क्या ज़बरदस्त। और मैं आज इसीलिए हम लोग अक्सर बात करते हैं तो मैं कहती हूँ हम लोग अपनी डाइट का जो है ना ख्याल नहीं रखते, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की आज जो टॉपिक रखें और मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे अंदर अभी सर्दियाँ हैं और फ़िश का कॉन्सेप्ट इतना वो है कि हम लोग गर्मियों में तो खाते ही नहीं हैं, तो हम अपने बॉडी में ओमेगा की कमी कैसे पूरी कर सकते हैं। और अगर हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है तो अस्करी ग्रीन जो है उसके अंदर इतनी जो है ज़बरदस्त जो उन्होंने जो क्या बोलते हैं यूज़ किया हुआ, जो क्या बोलते हैं मुझे जहन से निकल गया। जी उसके अंदर इतने न्यूट्रिशन वैल्यू पर क्या बोलेंगे हम, कितने इसके अंदर जो है ना कंपोनेंट्स मौजूद हैं, इतने सारे डाले हुए, तो उससे क्या है कि हमारी बूस्टअप करता है हमारी बॉडी को। इसमें इंतहाई ताकतवर अज्जा हैं, अज्जा इतनी मुश्किल, इसमें जो है सुपर मेडिसिन है, इसमें किंग ऑफ हर्ब्स मौजूद हैं और ये एक सुपर सप्लीमेंट बोलते हैं एग्जैक्टली कसम से। ये इस वक्त दुनिया का सुपर तरीन जो फूड सप्लीमेंट है वो अस्करी ग्रीन जो है लोगों ने रिकमेंड किया है। WHO ने भी इसको रिकमेंड किया है कि ये इससे बेहतरीन फूड सप्लीमेंट नहीं है। देखिए मुस्तक़बिल का डॉक्टर जो है, जो इस वक्त रिसर्च हो रही है, वो इस बात पे रिसर्च हो रही है कि हम इंसान के मुदाफ़ियती निज़ाम, रेजिस्टेंस पावर यानी इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि बॉडी खुद उन तमाम इमराज का मुकाबला करने के लिए तैयार हो, ना कि हम दवाइयाँ खाते रहें। और दवाइयाँ एलोपैथिक मेडिसिन में तो ख़ास तौर पर ये होता है, क्योंकि मैं ख़ुद भी एलोपैथिक डॉक्टर रहा हूँ, मैंने MD अमेरिका से किया था और मैं 16-17 साल प्रैक्टिस करता रहा हूँ। तो अक्सर आपके तजर्बे में आए कि जैसी एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं वो सबसे पहले मैदे को इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम सबसे पहले मुतासिर होता है और आपका जब निज़ाम हज़म ख़राब हो गया तो आप पर दवा और ग़िज़ा क्या काम करेगी। तो ये चीज़ है। सबसे पहले ये बताएं, ये अस्करी ग्रीन मैं बताऊं आपका
ब्लड एक्टिव करने में बेहतरीन सपोर्टिंग है, यानी कि अगर हमारे अंदर ना जो पूरी वेन्स होती है ना उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो बेहतरीन वो बहुत बूस्टअप करती है। हम एक्टिव क्यों रहते हैं, आपने देखा होगा अगर कहीं से ब्लड की रवानी रुक जाए तो वो वाइट जगह हो जाती है। जी, जी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारा लिवर जो है ना वो ब्लड जब बनता है, हमारी एक्टिवनेस होती है ना, तो ये जो है अस्करी ग्रीन जो है अगर आप डेली एक खा लें तो आपकी क्या है, खास तौर पे आपकी जो है ना ब्लड बहुत एक्टिव रहेगा। तो ये आप भी अस्करी साहब की तरह ना जब आपको स्किन है ना ग्लो नजर आएगी। अच्छा बात ये है जी, जी। कि लोग समझते हैं कि दवा और ग़िज़ा ये असल में फूड सप्लीमेंट हाँ, है। फूड सप्लीमेंट ये आप दवा नहीं इसे ये दवा कहेंगे, ये नहीं। फूड सप्लीमेंट है। और हम ये समझते हैं कि ये तब इस्तेमाल करें जब बीमार हो जाएं, लेकिन आप नहीं, आप उस वक्त भी इस्तेमाल करें कि जब आप सेहतमंद हो, ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। आपकी जिस्मानी तवानाई आपको आपकी अमूर ज़िंदगी में भरपूर किरदार अदा करती है। आपकी भरपूर मुकम्मल ज़िंदगी की नशोनुमा सिर्फ ऐसी चीज़ों से होती है कि जिसके थोड़ा मकदार में खाने से आप बहुत ज़्यादा वर्किंग टाइम अपने जिस्म को भी देते हैं और आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को आसूदा ज़िंदगी गुजारने पर राज़ी हो जाते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ, आने वाला वक्त जो है इसकी तायद कर रहा है। बेशक बिल्कुल समझे ना? मैं करेगा। मुस्तकबिल में मैंने चूँकि अमेरिका में 19 साल डॉक्टर्स को पढ़ाया है, खुद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता रहा हूँ और वहीं से मैंने एजुकेशन हासिल की, डॉक्टर मेडिसन, MD, MDH, PhD रिलीजियस साइंसेस में। तो मैंने ये देखा कि मैंने वहाँ पर जो कुछ मैंने वहाँ पर लेक्चर्स दिए, आज वो लोग उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि आज से 20 साल पहले जो लेक्चर्स उन्हें मिले उनके लिए मुस्तकबिल की राहें मैं तो उन्होंने चाहती हूँ हमवार आप की। अपना हेल्थ सेमिनार जो है ना जी। लोगों को देना चाहिए और लोगों को ये तमाम जैसे आप सवांजना या एलोवेरा इनकी अफादियत लोगों को सही तरह बताने लग जाएं तो यकीन करें ये हमारी ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर्स ही बैठ के उसको अटेम्प्ट करें। आपके अंदर तो बड़ी अच्छी क्वालिटी है, आप एक हर्बलिस्ट भी हैं, होम्योपैथिक में भी इन्होंने स्टडी की है, एलोपैथिक में तो सब जगह की अवेयरनेस है आपको ना। जी हाँ, जी हाँ, सारे बिल्कुल, उसकी- तमाम तरीका और इलाज, मैं- एक्यूपंक्चर में मेरे बड़ा ऑफ उसमें कोर्स ये हो रहा है। तमाम तरीका इलाज आपको मालूम है। तो मैं तो चाह रही हूँ आप ना हमारी जिस तरह आपने मेरे खाने में किचन में एक जिद्दत पैदा कर दी कि हार्बल का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, हमारे लिए टमाटर कितनी मुफीद है या हमारे लिए पालक कितनी मुफीद है, हम लोग ऐसे सोचते हैं उसकी तमाम न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल। अस्करी साहब ने मेरे किचन में एक ऐसी चीज़ इंक्लूड कर दी कि जो मैंने कभी सोची नहीं थी। हमने कभी भी जो है सवांजने की सिर्फ फलियाँ ही जो सीजन में आती थी खाती थी, लेकिन उसकी एक एक चीज़ मोरिंगा की इतनी बेनिफिशियल है कि हम अगर उसको सही तरह इस्तेमाल करें तो हमारी जो है बीमारी तो हमारे करीब भी नहीं आएगी। तो Exactly, बिल्कुल, मैं कहना ये चाहूँगी कि आप एक ना आगे चल के मैं चाहूँगी एक हेल्थ हमारा तो BBI है ना, तो उसके ब्यूटी सेमिनार भी एक इनकाद करना पड़ेगा, मुझे स्पेशल आपका सेगमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, होना इससे चाहिए। जो है लोगों को बहुत अवेयरनेस मिलेगी बिल्कुल और इंकरेजमेंट मिलेगी। बेहतरीन। अच्छा मैं इधर मैंने आपके लिए कॉलर है, बात कर जी, लें? जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बात कर रहा हूँ कराची से। जी क्या पूछना है आपने? हाँ बेटा। ये अकीब साहब से पूछना था, ये हमारी जो सास माँ है उसके घुटनों में दर्द रहते हैं, जी जी। और दूसरा ये मेरा वजन ज्यादा अकीब साहब बढ़ गया तकरीबन 124 तक और उम्र है 31। ओह अच्छा इस वजन का क्या हाल है? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये टीवी बहुत देखें, शुक्रिया मैं आपने आपको कॉल की। समझाता ये हूँ। कहाँ थे ये 124? असल में अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ओह। ये उन्हीं बेतदालियों का समर है। और इन्होंने होश ही नहीं आया देखिए इनको। बात यह है कि इनका वजन का बेतहाशा बढ़ जाना, ग़िज़ा का बेतदाल इस्तेमाल, बसियारखोरी यानी नींद, सोना, सुस्ती, मुसलसल बैठे खा के रहना, सो जाना। मुसलसल बैठे रहना, समझे ना। और फिर ये कि टीवी और कंप्यूटर, मोबाइल, मुसलसल आदमी को नहीं मालूम होता है 2-2 4-4 घंटे उस पर बैठकर बेशक, काम बिल्कुल। कर रहा होता है। उसे असल में कंज्यूम करना है। नाज़रीन, आपको अपनी ग़िज़ा खाने के बाद आपको उसको कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। कंज्यूम का यानी आप उतनी वॉक करें। दुनिया में 2 किस्म के मरीज बीमार होते हैं लोग, एक वो बहुत ज़्यादा खाकर कम काम करते हैं और दूसरे जो कम खाते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं।
तो वो हड्डियों का ढांचा रहते हैं और ये फूल कर कुप्पा हो जाते हैं और इनके जोड़ों जिस्म कमर में दर्द और जिस्मानी हालत जो है वो इनके लिए खुद अजाब बन जाती है। इससे बचने के लिए आपको एक तो मैं आपको मेरे पास अस्करी स्मार्ट है जो एक हफ्ते में जिसका रिकॉर्ड है कि 4 से 5 किलो वज़न उसने कम किया है मरीजों का, तो ये इस्तेमाल कीजिए उससे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं सबसे बड़ी अहम जो बात कर रहा हूँ वो है पेट, उम्मुल इमराज। आज इसी बात पर जो है तो मैं कहता हूँ कि कब्ज़ का हो जाना, अमूमन लोगों को कब्ज़ रहती है जिसकी वजह से जो कि खुराक की ये नाक़िस खुराक इस्तेमाल करना, जंक फूड का इस्तेमाल, गोश्त, मिर्च, मसाले, अचार, चटनी, इस किस्म की अशिया का इस्तेमाल जो है मुसलसल, वो आपके लिए अजाब, न सिर्फ अजाब है बल्कि आपके लिए इमराज का मौजिब बनता है। अजाबत डेली होनी चाहिए। बाज़ लोगों को दिन में 24 घंटे में 2 दफ़ा अजाबत होती है, बाज़ को 3 दफ़ा होती है और बाज़ लोग जो कहीं जगह तब्दील हो जाती है, दूसरे शायद दूसरी जगहों पे जाते हैं तो वो उनको अजाबत नहीं हो पाती। ये भी एक बड़ी वजह है उनके कॉन्स्टिपेशन होने की। कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इसबगोल का छिलका 2 से 3 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। अरंडी का तेल है वो इस्तेमाल करें, दूध में डालकर 1 से 2 चमचे। अरंडी मीन कस्ट्रॉइल। दूसरा, सोया के बीज और सुहांजना, इसका इस्तेमाल आप कीजिए 6-6 ग्राम। उसमें अगर आप सना मक्की डाल दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये रात सोते हुए गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल कीजिए। वॉक कीजिए, सुबह के वक्त खूब पानी पीजिए। इंशाल्लाह सबसे बड़ी चीज़ जो है आपका पेट अगर दुरुस्त है तो ये समझिए कि आपकी सेहत ठीक है। और आप मुझे एक बार क्या कहा था कि एक ऐसी सब्जी है अगर लोगों को इसके बारे में पता चल जाए तो सोने के भाव, और इसमें कोई शक नहीं है। Exactly, जो लोग बहुत हेल्दी है ना, आप यकीन करें, आप हरी हरी जो मेथी है ना उसे डेली अपने फूड में इस्तेमाल करें, उसके बाद उसका रिजल्ट देखें। ये हकीम साहब का जो बताया हुआ नुस्खा है और हकीकत है। मैं कहती हूँ आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके जिस्म में जो वर्म है, आपका मोटापा है, लेकिन उसको कंटिन्यूस, अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो कंटिन्यूस आप इस्तेमाल कीजिए मुस्तकिल। आप यकीन करें हर खाने में थोड़े से जो है ना हरे हरे, अगर कोशिश करें, सब्जी वाले तो डेली आपकी गलियों में बिल्कुल। यानी आज तो कल तो यह है कि मैं सब्जी की दुकान देखता हूँ सर्दियों में खास तौर पर, अल्लाह ताला ने ऐसी सब्जियां दी हैं, सब्जी देख के ही दिल चाहता है कि ये पूरी दुकान खरीद ले। मूली, पत्ते, चुकंदर, ये सीजन वाइज है सर्दियों के। और फिर खास तौर पे ये कुछ लोग जो है ना मूली पकाते हैं, पत्ते उतार के फेंक देते हैं, समझिए ना, और मूली पकाते हैं। लेकिन बात यह है कि देखिए मूली खाने को हजम करती है और उसके पत्ते और पत्ते मूली को हजम करते हैं। तो और सरसों का साग और येलो इतना जबरदस्त फूल, मैं कहती हूँ अभी जो ठेलों पे जो एक खूबसूरती आई हुई है ना सर्दी के फिर आप जब फ्रूट्स की तरफ जाएं तो कीनू इतने अट्रैक्टिव है। अच्छा, कीनू का भी आपने मुझे बताया था कि ये तो वैसे ही विटामिन सी हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हमारे दमन कॉलर में बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पहले मेरे घुटनों में काफी गैप आ गया था, वो गैप की वजह से मुझे प्रॉब्लम होती थी, भी पाँव में दर्द होते रहते। अच्छा, उनके घुटनों में और पाँव में होता रहता है, तो उसके लिए अब क्या मशवरा मिल सकता है? जी, कराची से बोल रहे हैं आप? हाँ, कराची से बोल रहे हैं। अच्छा, चलिए जी हम आपका आंसर देते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अमूमन जल्दी बोला। जी हाँ, ये चूँकि अब मैं अभी कराची में हूँ, मेरा मतलब आपको स्क्रीन पे एड्रेस चल रहा है बिल्कुल, और आप मेरे मतलब में तशरीफ़ लाएँ। आज जुमा है, आज मैं शाम 5 से रात 9 बजे तक बैठूँगा और इसी तरीके से कल मैं 11 बजे से सुबह 11 बजे से, यानी हफ्ते के रोज़ सुबह 11 से 2 बजे और शाम 5 से 9। इतवार को भी इसी तरीके से 2 टाइम बैठता हूँ, सुबह 11 से 2 और शाम 5 से 9। और ख़ास तौर पर जो लोग गरीब हैं, हकदार हैं, उनके लिए मैं खुसूसी डिस्काउंट करता हूँ। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं हकदार नहीं होते, वो कहते हैं जी हमें डिस्काउंट करें, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये उन लोगों का हक है जो वाकई डिज़र्व करते हैं, मुस्तहिक हैं, तो उनका हक ना मारे। तो बात यह है कि बाकी दिनों में मैं पूरा हफ्ता शाम 5 से रात 9 बजे तक मरीज देखता हूँ। तो आप तशरीफ़ लाइए, चेकअप करवाइए, अपनी रिपोर्ट साथ ज़रूर लेकर आइए। नाज़रीन, आजकल जो दूर दराज इलाके के मरीज़ हैं जो दीगर शहरों में रहते हैं वो भी अपना मुकम्मल चेकअप करवा सकते हैं। आप मोबाइल पर अपना वीडियो कॉल के ज़रिए अपनी मुकम्मल चेकअप करवाएं, अपनी रिपोर्ट्स सेंड करें
दुनिया भर के मरीज़ जो हैं वो अब वो हम हमारे दस्तरस से दूर नहीं है। ये जदीद टेक्नोलॉजी है जिससे आप लोगों को अल्लाह ताला फैज़याब कर रहा है, आप इससे फ़वाइद हासिल करें। अच्छा, आप बताए थे एक तो अस्करी ग्रीन, ठीक है, इसके अंदर तमाम अज्जा ऐसे शामिल हैं जो हमारे जिस्म को बूस्टअप करते जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। अच्छा, एक आपका जो है प्रोडक्ट जो है, जैसे वो मेरे भाई ने कॉल की, बहुत मोटे हैं, 31 साल उम्र है और उनका 124 किलो वेट, उसका मैं आपको डिटेल में मुझे आंसर चाहिए। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ठीक। जी नाज़रीन यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और जहाँ जुम्मे का दिन हो और हकीम अस्करी साहब हो, वहाँ हमारी अल्लाह पाक की जो नेमतें हैं, सब्जियाँ हैं, उसके बारे में गुफ्तगू ना हो, हाउ इज़ पॉसिबल। तो हकीम साहब स्पेशली ये देखें सोया लाए हैं, आप यकीन करें अभी इन्होंने एक होम रेमेडी में इसके सोए के बीज का इस्तेमाल बताया। सोए की अफादियत इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती कि ये कितनी फ़ायदेमंद है। अगर आपके जिस्म में गैस हो, प्रॉब्लम हो, अक्सर लोगों ने पेन हो रहा है बॉडी के कहीं ना कहीं हिस्से में, तो इस सोए को आप खाने में अगर आप इसको हल्का हल्का, इसको ज़्यादा नहीं पकाएं आप, बहुत हल्का सा, जैसे थोड़ा सा लहसुन का भंगार लगाया और उसके बाद इसके बारीक बारीक डंडियों के साथ ही, इसकी डंडियाँ भी इतनी वो ज़ाया करने वाली नहीं है, आपके स्टिक्स भी ये ज़ाया नहीं करते, आप इसको बिल्कुल धनिया की तरह होता है बारीक बारीक काटें और विद इन 5 मिनट्स ग्रीन ग्रीन हो उसको पका के आप इस्तेमाल करें, टमाटर वगैरह। ये आप बात कीजिए सर। ये असल में सोया जो है ये इसका इस्तेमाल हमारे लोग बहुत कम कर रहे हैं। बिल्कुल, सोया पेट के इमराज के लिए लाजवाब है, आपके खून की में बाकायदा तहरीक पैदा करता है, निज़ाम हज़म को बेहतर करता है और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के दीगर हार्मोनल सिस्टम है उसमें अगर डिस्टर्बेंस है तो सोए के बीज या सोया ये खूब इस्तेमाल किया जाए। इसका कहवा बना के इसमें इलायची डालें, पुदीना, सोया, और ये इसका कहवा बना के सुबह शाम पिएं, जो हार्मोनल सिस्टम में जो आपके मंथली पेन होती है उस पेन को भी ख़त्म करेगा, रुकावट को भी दूर करेगा। और इसका जो है इस्तेमाल जिस तरह धनिया या पुदीना छिड़कते हैं सालन में, इसी तरीके से इसको बारीक बारीक काट के, इसकी बड़ी खूबसूरत खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है सभी, और इसके अंदर से जो जायका और खुशबू है वो इंसान को वैसी तरावट बरस देता है। सबसे अच्छी बात है ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता पकाने में। जी हाँ जी। इसका ओरिजिनल यानी कि हम उसी तरह हरा हरा खाएं, वो और फायदेमंद है। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हम चाहते हैं पहले इंग्रेडिएंट्स बता दिए जाएं किचन के, फिर हम बाद में वहाँ चले जाएंगे, ठीक है, देखेंगे उसके बाद क्या होता है। तो इंग्रेडिएंट्स बता दें, वो कुकिंग करने शुरू करें, फिर हम डिस्कशन जारी रखेंगे। जी जी जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं जनाब मटर कीमा और सुहांजना। ओके, गुड है। इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। जी, इसमें सबसे पहले तो हम प्याज डालेंगे और मटर है, टमाटर है, हरी मिर्च है, अदरक कटा हुआ है, नमक मिर्च, और ये हमने साबुत मसाला इस्तेमाल करना है इसमें, और अदरक लहसुन का पेस्ट। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले तो हम पैन को चूल्हे पे रखेंगे और इसमें हम डालेंगे ऑयल। ये हमने ऑयल डाल दिए। ऑयल के बाद हमारा सेकंड स्टेप प्याज ब्राउन कीजिएगा। जी जी, प्याज हमने ब्राउन करना है सबसे पहले। ठीक है, इसे कितना टाइम लगेगा अभी ब्राउन होने में? थोड़ा टाइम, तकरीबन 5 मिनट। चलिए जी, हम आप जब प्याज ब्राउन कर लेना तो फिर हमें इशारा कर दीजिएगा, हम आपसे फिर गुफ्तगू कर जाएंगे। ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा, वो जिक्र हो रहा था जिनका 123 kg वजन है, मर्द का था? जी हाँ। हाँ जी। तो उनके लिए तो मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि एक तो मेरे मतब में आए। ओके। ये देखिए, ये अस्करी स्मार्ट है, ये इस्तेमाल करने वाले लोगों ने बहुत इसका तारीफ़ की। ये दिनों में वज़न कम करता है, आपके जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको एक्यूरेट करता है। मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो तो या तो भूख बिल्कुल नहीं लगती या बहुत ज़्यादा लगती है, और आदमी दिन में 7-8 दफ़ा जो है वो खाना खाता है और भूख उसको लगती चली जाती है और मोटापे की तरफ माइल होता चला जाता है। ये अस्करी स्मार्ट जो है ये आपका वेट कम करेगा, आपको भूख
लगने की जो शिद्दत है उसमें कमी पैदा करेगा, निज़ाम हज़म बेहतर करेगा और आपकी कब्ज़ को रफ़ा करेगा। जबरदस्त। तो ये बहुत ज़बरदस्त अच्छा, चीज़ है। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? नहीं, ये टोटल हर्बल तिब नबी के नुस्खा शुगर जात वाले के भी यूज जरिए कर सकते हैं? बिल्कुल। लो ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई जो है ये हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह का मरीज जो है होता है ना, समटाइम किसी को कोई प्रॉब्लम होती है उसके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं। ये देखिए, गुज़िश्ता मैं समझता हूँ कि हमारी 11वीं नस्ल है हिकमत में। मेरे परदादा मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देलवी जो कि 7 रियासतों के मौलिज थे, माहिदीन सल्तनत के मौलिज थे, उन्होंने मलका विक्टोरिया और जॉर्ज हशतम का इलाज किया था सन 1800 में और ख़ुद लंदन गए थे और वहाँ पर उन शाही मेहमान ठहरे और वहाँ पर उन्होंने मलका विक्टोरिया और उनके वालिद जॉर्ज हशतम थे, उनका इलाज किया। आज भी बकिंगम पैलेस में 22 फुट करीब उनकी 22 फुट 11 फुट करीब उनकी पूरी पोर्ट्रेट बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी लगी। ऑनर है, ऑनर है, ये बड़े एजाज़ की बात और है। पूरे नीचे बायोग्राफी लिखी हुई है कि ये, और मैं समझता हूँ कि उस वक्त दुनिया भर में दिल्ली के हकीम मशहूर थे, समझिए ना। तो जिस तरह आज हम समझते हैं कि दुनिया भर में एक इलाज और मुआवजे के हवाले से आज भी हिकमत जो है वो नाज़रीन वो उसका म्यार और मकाम बेशक वही उससे भी बुलंदतर है, क्योंकि तिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तिब नबी को लोगों तक पहुंचाया। हर नबी आया, उसने हर नबी ने अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया और नेचुरल वो ट्रीटमेंट, कुदरत के जो रमूज हैं वो लोगों तक आश्कार किए, खोल दिए। बात है। अच्छा, तीनों चीजें मिलती हैं, तिब नबवी, हिकमत और नेचर के करीब, सब ये तीनों चीजें। और हम प्रीवियस जितना जाए लोग नेचर के करीब, तो उनकी एज भी ज़्यादा थी, बीमारियां भी कम थी, वो वॉक ज़्यादा करते थे, वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठते थे, वो एक्सरसाइज के बगैर उनके काम इतने माशाल्लाह, खेती बाड़ी और वर्किंग करना, जिसकी वजह से उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। असल में कायनात फितरत ने, अल्लाह ताला की ज़ात ने, अल्लाह ने अपने बनाए हुए हाथों से इंसान की तख्लीक की है, तो उसको उसकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका कार भी अडाप्ट कर दिए और ग़िज़ाओं के तयन भी कर दिया, और तमाम चीज़ें जो है वो नाज़िर अल्लाह ने आपके लिए एजुकेट किया है आप लोगों को कुरान के ज़रिए, अंबिया के ज़रिए, और उसके बाद इल्म और हिकमत वाले अफराद जो हैं वो आप तक वो पैगाम पहुँचाते हैं, आपको ज़िंदगी, रानाई, तवील उम्री और सेहत के राज बताते हैं, ताकि आप लोग इस दुनिया में, चूँकि आदमी पहली और आखिरी दफ़ा आता है, इसके बाद कोई चांस नहीं है दुनिया में आने का, तो इसको भरपूर तरीके से गुजारिए। ज़रा सी गलती हमें ज़िंदगी भर का अज़ाब हमारे लिए बन जाती है। मैं बहुत सारे मरीज़ मेरे पास कैंसर के आ रहे हैं, हेपेटाइटिस है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह उन्हें शिफा देता है, मैं दवा देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ फ़र्ज़ मैं यकीन और ईमान की कैफियत में अदा करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मरीज़ को कि मेरे जो दिल और दिमाग में जो अल्लाह ने दवा डाली मैंने आप तक दे दी और अल्लाह शफा देगा। आप इसी यकीन के साथ मेरे पास आइए। मेरे पास जो कुछ मेरे बाजदाद की 11 नस्लों की जो मैंने निचोड़ हासिल किया है वो अस्करी ग्रीन है, वो ये अस्करी स्मार्ट है। इसी तरीके से ये जो कैप्सूल हैं ये बड़ी नायाब चीज़ है जिसे डोना फिश कहते हैं। ये डोना फिश ऑयल है, ये आपके फेफड़ों के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए, जोड़ों के दर्द में भी ये बड़ा, जहाँ के गैप आ जाता है जोड़ों में, उसके बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। दमे के मरीज़ों के लिए है, फेफड़ों के मरीज़ों के लिए है, बच्चों के लिए है। अंदर से बूस्ट अप करता है ना ये असल में ये चीज़ें से कहते हैं, अस्करी ग्रीन को कहते हैं कि मेगा, समझिए ना। ये नायाब चीज़ें हैं जो मैं इस वक्त आपके लिए लाया। ये तो मैं कहती हूँ वो लोग रखें ज़रूर अस्करी ग्रीन और डोना फिश, ज़रूरी कोई बीमारी का वेट ना करें, उससे पहले ही बिफोर से हमें क्योर कर लेना चाहिए अपने आप, बिल्कुल इससे पहले कि हम बीमार हो। नाज़रीन ने पहले मुझसे पिछली दफ़ा भी अभी भी चले आप ये लेटर भी निकाले, कॉलर भी बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कितना आप लोगों ने वॉल्यूम अपनी टीवी का खोला हुआ है? इस तरह तो फिर बड़ा मसला हो जाता है आप लोगों का, इतनी मुश्किल से कॉल लगती है। जी हकीम साहब, जी ये असल में मैं एक ब्याज जो है यानी किताब जो कि नुस्खों की किताब है, बड़ी कदीम है। ये हकीम अजमल खान
ये जो मामूलात नुस्खा था, ऊपर कीजिएगा, यस ये कैप्चर हो रहा है। ये उनके लिए ये देखिएगा मामूलात मतलब यानी उनके मतलब में जो अमूमन मामूलात में जो दवा साजी होती थी उसकी ये बाकायदा वो है। हकीम अजमल ख़ान के बड़े भाई थे हकीम मजीद, और उनका भी नाम लिखा हुआ है। मेरे दादा हकीम हाज़िकुल हिंद हकीम ज़फ़र याब अली शाह देलवी जो हकीम अजमल ख़ान के उस्ताद शागिर्द थे, और इसी तरह हकीम अजमल ख़ान का ये 100 साल पुराना ये कलमी नुस्खा है जो कि इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ नाज़रीन। ये इंतहाई कीमती और नायाब नुस्खा जात हैं जो कि मेरे ज़ेरे इस्तेमाल में मैं जिनकी अद्वियात तैयार करता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा एक तकरीबन 100 साल पुरानी ये कलमी उनके हाथ की लिखी हुई ये किताब है। तो इसी तरह मैं आपको कुछ और ऐसे नायाब खतूत भी दिखाता हूँ कि जो कि आपको नज़र आएगा कि ये अमायदीन सल्तनत के हैं। मुख्तलिफ नवाब हैदराबाद, दक्कन, मालिर कोटला, खैरपुर, नवाब खैरपुर मीरस, ये मालिर कोटला नवाब मोहम्मद जुल्फ़कार अली ख़ान, ये उनका ये ख़त है। ये भी 100 साल पुराना है। जो मेरे दादा हाज़िकुल हिंद जिनका ख़िताब था हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी, खुद 11 रियासतों के मौलिज रहे। ये देखिएगा, ये लाहौर स्टेट के नवाब ऑफ लाहौर स्टेट का ख़त है। इसी तरीके से ये तमाम जो हैं ये आप देखिएगा कि ये हमारे ये नवाब ये देखिएगा। इसी तरह हकीम अजमल ख़ान के खतूत भी आपको मैं इसी में नज़र आएंगे। इलामा इकबाल के खतूत हैं, और दीगर वक्त की कमी के बायस में आपको ये सरसरी सी एक वो चीज़ दिखा रहा हूँ कि जो हमारे अमायदीन ने हमें इसमें दिए ये तारीख़ी चीज़ें हैं। ये नवाब हैदराबाद दक्कन उनका ख़त है। जी, अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए हम किचन में आ जाए, आप भी आ जाए। जी ओवर टू किचन। अस्सलाम वालेकुम रुबीना, कैसे हैं? वहाँ पर से भी हम पूछ रहे थे, अब दोबारा हम करीब आ गए ना। अच्छी बात है। अच्छा जी, रुबीना जो है इन्होंने आज मटर कीमा विद समांजना बना रही हैं, और इन्होंने जो सबसे पहले बताया कि प्याज ब्राउन किया उन्होंने, उसके बाद इन्होंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। जी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला मैंने, और फिर और साबुत गरम मसाला डाल दिया। गुड। अब ये मैं टमाटर डाल रही हूँ। ठीक है, आ जाए हकीम साहब, आप भी आ जाए किचन में। ये जी, क्योंकि इनकी क्रिएशन है ना। जी जी। और धनिया, और इस साइड से और ये लाल मिर्च। ओके, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि हम हरी मिर्च में बना रहे हैं बेसिकली ना। ओके, क्या कलर आ रहा है स्क्रीन पर। ओ माय गॉड, कम ही डालना, थोड़ा कम डालिए। चलें जी, ये बाद में हम डालेंगे। हाँ श्योर श्योर, यहाँ रख देते हैं। ओके, डाल दीजिए, टमाटर भी निकाल दीजिए। जी जी। अच्छा रुबीना, इसमें आपने सोया भी मिलाया है? जी, ये सोया भी है, सोया भी इसमें है नाज़रीन। इसमें सोया, सुहांजना, करी पत्ता, ओके, हरा धनिया, पुदीना, और ये तमाम चीज़ें हैं जो कि पेट के लिए बहुत अच्छी मुफीद है और आपको ग़िज़ा के साथ तवानाई भी पहुंचाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं अपने खाने में ख़ास तौर पर ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाए कि जिसमें ग़िज़ाइयत भी और ज़ायक़ा भी ओ ये हरी मिर्च, ये हरी मिर्च, और ये हरा धनिया हम एंड में डालेंगे। ठीक है, खूबसूरत ज़रा सा गार्निशिंग के लिए। अच्छा, एक और बात आपने हकीम साहब बताई थी कि समांजने को जो इसके पत्ते हैं, एक तो जब हम लोग सब्जी ऐसी जैसे कीमा या मटर बना रहे हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं या हरे पत्तों से रेलेवेंट जैसे सरसों, इनको ज़्यादा पकाना कोई बिल्कुल ये भाप में पकती है। हाँ, और इसमें ग़िज़ाइयत कायम रहनी चाहिए। मैंने अभी बताया कि आप अगर पेट के अमराज में मुब्तला हैं तो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाएं, जिससे अजाबत भी नॉर्मल होगी, पेट भी आपका हल्का फुल्का रहेगा, और फिर फॉलिक एसिड की कमी जो बॉडी में हो जाती है, वो फॉलिक एसिड की कमी भी आपको, जिसकी कमी की वजह से बहुत सारे अमराज जो हैं वो जन्म लेते हैं। आप सब्ज पत्तों वाली सब्जियां आजकल बहुत आई हुई हैं। शलजम देखिए पत्तों समेत है, पत्तों समेत पकाएं, मूली पत्तों समेत पकाएं। इसी तरीके से सोया, अच्छा चौलाई आ रहा है,
और इसी तरह अब मक्को का मौसम भी आ रहा है। मक्को जिगर के इमराज के लिए, जिस्मानी वर्म के लिए बहुत, मक्को और कासनी ये दोनों मिला के पकाए जाते हैं। ये भी मक्को आएगा इंशाल्लाह, मक्को और कासनी का साग भी बना के बताएंगे इनको कि किस तरह। सोच रहे होंगे मक्को शायद कोई जड़ी बूटी है, लेकिन बेसिकली मक्को जो है चुलाई की तरह की शक्ल का, और चुलाई भी एक पत्तों नुमा सब्जी है, उसे हम खाते हैं और इतनी टेस्टफुल बनती है कि आपकी सोच है, यकीन करें। जिन चीजों का नाम हमने लिया, चुलाई, मक्को, कासनी, सोया, ये सारी, सोया, ये मेथी, सब लोग नहीं इसको जानते, नहीं जानते, रियली नहीं जानते। और यकीन माने लोग सिर्फ, अक्सर मैंने पूछा कि क्या खाते हो, आलू पालक, चिकन, आलू पालक, समझे ना, सब्जी के हद तक यहाँ तक आलू पालक, आलू पालक हो गया, या इसी तरीके से कोई दो चार सब्जियां हैं वो उनके नाम उनको पता है। तो ये हमारे आबा अजदाद जो है वो इन चीज़ों को बाकायदा बनाते थे, हमारी दादियाँ नानियाँ, और पकाती थी। आज हम भी इस चीज़ को आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। नहीं, अगर कुछ बनाते भी ना, जैसे आलू गोश्त भी बनता हो, उस वक्त हमारे घर शलजम गोश्त मेरे वाले सब बहुत शौक से बनाते थे, और उस वक्त यकीन करें उनके स्पेशली गोश्त के साथ कहते थे चर्बी उसकी ओरिजिनल होनी चाहिए, उस वक्त लोग इंटेक भी करते वाला जो, और आप आखिर में मेरी वालदा जो है ना, उसमें मुझे अभी भी कसूरी मेथी जो है मुशक्कत करते थे लोग, चलते ना फिरना होता था, तो फिर ये कि ये नहीं। अब तो लोग जरा सी कोई चीज़ हो तो मोटरसाइकिल या गाड़ी निकालते हैं और पैदल तो जाने से जो है इख्तलाफ करते हैं, और यही वजह है कि अक्सरियत जो है बीमारियों में मुब्तला है। जोड़ों के इमराज में, कमर दर्द, पेट और दीगर वेट का ज़्यादा हो जाना, ये असल में उम्र का कम कर देना का मुतरादिफ है कि आपकी उम्र, जितना वज़न बढ़ जाएगा तो आपकी उम्र उतनी कम होती चली जाएगी और आप अपनी उम्र से ज़्यादा नजर आएंगे। बेशक, बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, हम लोग ये भी है कि रात को ज़्यादा जागने से भी हमारी आंखों के नीचे जो हल्के पड़ जाना और ये स्वेलिंग होना, ये सब इसी वजह से बिल्कुल। निज़ाम कुदरत ये है कि रात 12 बजे के बाद बॉडी एंजाइम्स आपके बनना शुरू होते हैं, और सुबह 4 बजे तक, फजर से पहले तक वो बॉडी एंजाइम्स जिसम में बनते हैं। अपनी नींद पूरी लीजिए। हकीम साहब, नौरीन कॉल है, प्लीज लीजिए, कॉल लीजिए। हाँ बेटा, नौरीन, हेलो जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। नौरीन मेरा नाम है। मेरे को फालिज है, उनका आधा हिस्सा पैरालाइज है, काफी इलाज करवा चुके हैं, लेकिन उनका एक हाथ है ना जो वो साइन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये कराची से बोल रही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, उनकी वालदा। अच्छा बेटा, मैं अभी आपको, आप टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। असल में फालिज जो हो जाना, ये बहुत सारे लोगों में आजकल ये पैदा हो रही है, फालिज का हो जाना पूरा बॉडी। उसकी वजह यह है कि इसका ताल्लुक दिमाग से है। दिमाग में की शरियानों में कहीं एकदम ब्लड प्रेशर हाई हो जाने से ब्लड ब्लॉक हो जाता है, और वो शरियाने दिमाग की जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे आधा हिस्सा जिस्म का पैरालाइज हो जाता है। आप अपने इनको लेकर आइए पेशेंट को मेरे पास। मैं आजकल कराची में हूँ, और इंशाल्लाह चंद दिनों में देखिएगा इनके अंदर किस कदर तब्दीली आ रही है। मेरे फालिज के मरीज 1 महीने के में 15 से 20 दिन में उनका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, और 2 से 3 महीने में वो नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, एक कॉलर है रहीम यार खान से, उनको भी ले लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, हाँ, वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। हाँ बेटा, जी, अच्छा, आपकी उम्र क्या है? अच्छा, कितने अरसा हो गए शादी को? 10 साल। 10 साल हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ, आप टीवी देखिए आपको। अच्छा, इनका आपने डिटेल में आंसर देना, हम सीट पर बैठे यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ, शेफ रुबीना के साथ एंड अस्करी साहब के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी, और ये हेल्थ सेगमेंट है, और एवरी फ्राइडे हमारे साथ बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट मौजूद हैं, और उनका नाम आप बेहतर तरीके से जानते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब। और उन्होंने अभी, हम किचन में थे, डिश भी बन रही थी, लेकिन एक कॉलर हमें कॉल की थी, और उन्होंने कहा था कि उनकी 10 साल हो गए उनके बच्चों का। तो अब हम ओवर टू हकीम साहब। वेलकम अगेन जी, हकीम साहब बताइए। बहुत बड़ा मसला है औलाद का ना होना, और इसकी बड़ी वजूहात जो हैं वो बाज़ औक़ात स्पर्म क्वांटिटी की कमी, या ख़वातीन में
हार्मोन सिस्टम की ख़राबी, सिस्ट का हो जाना, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाना, या यूट्रस का स्वेल हो जाना, या यूट्रस का टेढ़ा हो जाना, पलट जाना। ये बहुत सारे मसाइल होते हैं नाज़रीन, और इसके लिए अपनी जो कराची में लोग रह रहे हैं वो अपनी रिपोर्ट्स लेकर मेरे पास आएँ। इंशाल्लाह उनके लिए ये मसला कुछ नहीं। मेरे 80% केस ऐसे रहे हैं जिनका इलाज किया और अल्लाह ताला ने 12-14 साल के बाद उन्हें ट्विंस दिए। मेरे एक पेशेंट हैं जिन्होंने इलाज करवाया था आज से 5 साल पहले, उन्हें 15 साल से औलाद नहीं थी और इन्होंने 4 साल में उनके 8 बच्चे हो गए। हर साल जो है वो ट्विंस होते थे और वो बेचारे वो कहने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं अब ऑफिस जाना मेरा मुश्किल होता है कि 2-2 बच्चों को 4 साल में 8 बच्चों का पैदा होना। तो उन्होंने अपनी बहनों को, सालियों को, सबको घर में बुला लिया कि अब ये बच्चे पालें। तो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की बरकत है। आप ना मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। इंशाअल्लाह ताला आप अपनी पूरी रिपोर्ट्स लेकर आए, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आपके नसीब में अगर औलाद है तो दुनिया की कोई ताकत मेरे भाई आप परेशान ना हो, क्योंकि देखिए ये कोई लाइव कॉल्स जैसे आप करते हैं, ये बड़ी एक प्रॉब्लम है ना, इसके बारे में ना होम रेमेडी ना कुछ, जब तक एक प्रॉपर तरीके से हेल्थ कंसल्टेंट यानी कि जज नहीं कर पाएगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है तो वो प्रिस्क्राइब भी नहीं कर पाएगा। तो मेरे ख्याल में आप पहले हकीम साहब से मुलाकात करें, अपनी वाइफ को भी लाएँ, ख़ुद भी आएँ, अपनी रिपोर्ट्स लेकर आए ताकि वो सही तरह उनको मालूम हो सके कि मेन प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सही है। आपने एक जिक्र किया था, मैं अपने रूहानी सिलसिले को भी लोगों तक इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा। तो इसमें कुछ ऐसे मसाइल भी होते हैं नाज़रीन के लिए कि जिसमें उनकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ उनकी रूहानी तस्कीन की भी ज़रूरत होती है, रूहानियत की भी ज़रूरत होती है। और अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को तक़वियत मिलती है। 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, बावज़ू रहें, और इल्म और हिकमत के मामले में जो आपको मैं थोड़ा सा आपको दूंगा रूहानी हवाले से भी, तो उस पर अमल कीजिए। इंशाल्लाह मैं एक सिलसिले से मेरा ताल्लुक़ ज़रूर है और मैं उस सिलसिले से आपको ज़रूर मुस्तफ़ीद करूँगा। आज के हमारे इस डिश में 2 चीज़ें ज़्यादा, 2 चीज़ें जो जिसका जिक्र अब कर रहा हूँ, ये है घी कवार, एलोवेरा, कवार भाटा। ये वो बूटी है जो जिसे आज से 10-15 साल पहले बहुत कम लोग जानते थे, बेशक, लेकिन आज घर घर को पता है, इतना अवेयरनेस मिल गई है कि ये पता है ज़रूर है कि ये घी कवार भाटा, एलोवेरा ये बहुत ज़्यादा इंसान के लिए खाने में मुफीद भी है। हम बहुत कम इसको खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जब भी मेरी कोई डिश बन रही है उस डिश में हम एलोवेरा, सुहांजना, करी पत्ता, सोया और दीगर चीज़ों का मेथी उन चीज़ों का इस्तेमाल वाफिर बताते हैं। ये सेहत की बका के लिए, आपके दीगर इमराज के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा जी, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, टीवी का आवाज़। अपनी बहन के बारे में बात करें। हाँ, फरमाइए जी, बात कीजिए। हेलो जी, बात फरमाइए, क्या बात करना है? जी, मुझे ये अपनी बहन के बारे में बात करनी है कि सर, जो कि इसकी आप शादी को 8 साल हुए हैं। अच्छा, है, बेऔलाद है। हाँ, इस बारे में आप बात करनी है आपसे कि उसकी मतलब कि उसको औलाद नहीं होती, कितने अरसे से इलाज बहुत करवाए, कुछ भी इलाज नहीं हुआ। हर कोई कहता है अल्ट्रासाउंड बस नहीं होती, अल्ट्रासाउंड जाहिर भी नहीं होती, और इसकी प्रेगनेंसी भी बंद है। और इसको मतलब कि आप कुछ मुझे ऐसा मतलब बताए कि इसके लिए मैं आपसे आपका ये अभी कि मैं आपसे भी मशवरा कर, मेरी बहन का इलाज आप कर सकती है। जी हाँ, इंशाल्लाह। कहाँ रहते हैं? कहाँ, कराची में बोल रही हैं आप? कराची से बात की अपने? हाँ, मैं कराची में हूँ। हाँ। बहुत आसान है ना, आप तो इस तरफ रहती हूँ, गुलबर्ग की तरफ। ठीक है, बहुत आसान है। हकीम साहब जी बताइए। जी भाई, आप जो है, मैं कराची में, मेरा मतलब है, आप देख रही हैं स्क्रीन पर एड्रेस चल रहा है, नंबर भी, गुलिस्तानी चौहर, राशिद मिन्हास रोड पर। मैं लासानिया रेस्टोरेंट के पास ग्लैमर मोबाइल मॉल में मैं बैठ रहा हूँ। आप अपनी बच्ची की रिपोर्ट्स उनको साथ लेकर आइए।
समझे ना, मियाँ बीवी दोनों को ले आइए ताकि दोनों की रिपोर्ट्स देख लें और इंशाल्लाह आप फैज़याब होंगे, अल्लाह शिफा देगा और आपको औलाद से आपको दादी बनाएगा। ये अपनी बच्ची की बात कर रही हैं, जी, या जी। दादी हैं या नानी हैं इंशाल्लाह। और सबसे अच्छा है कि देखिए बिल्कुल। वही बात दोबारा एक दूसरे कॉलर आ गए ना, तो कहने का मकसद ये है कि ये लाइव अच्छा आपने अपना सवाल ले लिया, लेकिन बेसिकली आपको हकीम साहब के पास जाना पड़ेगा। मिलीनियम मॉल बड़ा मशहूर है, उसके बहुत नियरेस्ट इनका जो है ग्लैमर मॉल के अंदर इनका क्लिनिक है। हाँ। आप वहाँ जाएं, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट, अल्लाह पाक शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। और आपने 18 का भी कहा था। अच्छा, 18 बेसिकली लोगों के कॉन्सेप्ट है कि किसी मैयत में जो है अगर वो प्रेग्नेंट हो गई या प्रेगनेंसी में कहीं किसी जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है वहाँ चली गई तो उनको हो जाए, या जनाजे में चले जाए, ये खवातीन का कोई कॉन्सेप्ट होता है कि उसका परछावा पड़ गया। देखिए बात यह है, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। कुछ चीज़ें चूँकि हम हिंदुस्तान में रहे, कुछ हमें हिंदुआना रवायत, रस्म व रिवाज और ठीक है। उनके भी कुछ हम आदी हो गए हैं। ओके। जबकि बाज़ मामलात में होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन हम बात कुछ जो है चीज़ें कब्वा, बिल्ली काली बिल्ली काट गई है तो रास्ता ये तो बंद हो बिल्कुल गया, नहीं। ये हो गया, तो इन चीज़ों से हमें अच्छा, ज़रा- यूँ हो सकता है पाकी ना पाकी का इफेक्ट मेरे ख्याल में, जैसे हम कहते हैं ना हर वक्त बावजूद रहे, क्योंकि अल्लाह की बहुत सारी मखलूक Exactly, है। मैंने अभी यही कहा बिल्कुल कि same। बावजू रहे, समझे ना, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह शिफा देता है, बेशक। सब काम अल्लाह ही करता है। हमारा यकीन और ईमान की कैफियत में हम दवा देते हैं और अल्लाह ताला उसका जो है समर देता है। आपको भी उसी तरीके से लेने वाला भी हाथ जो है वो भी यकीन और ईमान की कैफियत में दवा इस्तेमाल करे और देने वाला भी उसी तरह देता है। तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको सरफराजी अता फरमाएगा और फर्जंदी जो है वो इंशाल्लाह आपके नसीब में है तो ज़रूर बस मिलेगी। एक कॉल बच्चे और ले लें, आपके लिए वेट हो रहा है कॉल। हेलो जी, कर जी। लीजिए। हेलो बोले जी, ना। वालेकुम सलाम। जी, मैं शादिया बात कर रही हूँ कराची से। जी बेटा। मेरा मसला ये है कि मेरी शादी को तकरीबन 15 साल हुए हैं। तो मेरे 2 बच्चे हुए थे, माशाल्लाह शादी के 1 साल बाद हुआ, पहले उसकी डेथ हो गई थी बच्चे की। फिर दूसरी बेटी हुई थी, उसकी भी डेथ हो गई। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने 5 साल के बाद मुझे एक बेटा दिया, अल्लाह का लाख शुक्र, 10 साल का है वो। ठीक ठीक उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ फिर ना। ठीक। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप कुछ बताएं। हाँ अच्छा बहुत बेटा, शुक्रिया शाजिया। शाजिया अल्लाह ताला ने आपको चले औलाद तो दी, शुक्र आप अल्लाह मजीद का। इंशाल्लाह आपके अंदर औलाद पैदा करने की सलाहियत है और आप मेरे पास आएँ, अपनी रिपोर्ट्स लेकर आ जाएँ, इंशाल्लाह आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करेगा रब। अल्लाह मेरा किसी को मायूस नहीं करता। अल्लाह पाक के आगे आप इतना, और आपने जो भी रूहानियत की बात की तो बहुत अच्छी बात है कि साथ साथ दवाइयों के साथ अल्लाह पाक की कोई कलमा जिसे हम कहते हैं ना अल्लाह पाक की रूहानी ये कलाम इलाही जो है, हम बिल्कुल पढ़े तो उससे उसमें- क्या होगा, उसमें भी अल्लाह पाक बिल्कुल, बरकत बिल्कुल। डालता है। देने वाली ज़ात तो रब की है। हकीम साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मैं तो आपको दवा दूंगा लेकिन शिफा देने वाली मेरी ज़ात जो है मेरे रब मैं तो हर दवा पर बाकायदा उस पर अल्लाह का कलाम पढ़ के फूंक के, और जब भी दवाइयाँ बनती हैं मैं दुरूद शरीफ और बहुत अच्छी बात। तमाम जो है आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ और उनको बाकायदा तौर पर कि अल्लाह ताला देना हमारा काम है, अल्लाह ताला शिफा देना अल्लाह का। हमारे पास जो है 2 मिनट रह गए हैं और जी कहाँ तक आपकी डिश मुझे वहीं से दिखा दीजिए, हम लोग जाएंगे हाँ। वहीं से। जरा सा देखिए बस जी, ये जरा नाज़रीन, भून आप जाएगा, बस ready done है। it हो गया। तो Done अगर है। ये छोटी सी किसी उसमें डाल के आप अगर आना अच्छा, चाहें तो ठीक। प्लीज आ जाए। हकीम साहब आप जी कुछ कहना मैं ये बताना चाह रहा था कि नाज़रीन वक्त की कमी की वजह से ये फेमिनाइन और मेस्कुलाइन 2 ये हमारे वॉश हैं जो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर, जो कि जिनको ख़वातीन का इंटरनल प्रॉब्लम होता है, स्मेल आती है बगलों में से, थाइस में से, और जिनको लेकोरिया की शिकायत रहती है वो फेमिनाइन ये वॉश इस्तेमाल करें। नहाने के बाद जो है वो इंटरनल यूज़ भी करें, पूरी बॉडी पे भी लगाएं। हर किस्म की स्किन प्रॉब्लम ये दोनों दूर करते हैं। ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है। तो ये हमारे मतलब से आप लीजिए, ये तकरीबन ये समझिए कि इसमें नेगेटिव वाइन है और इस वक्त दौर जदीद का बेहतरीन ये दवा है जो जिस्मानी तौर पर जो है वो आप इस्तेमाल करें। इस इवन के ये बालों को भी करता है और इसमें एलोवेरा के अलावा और बहुत सारी इसमें अज़ा हैं। Thank you, और रॉकिंग इसी तरह साहब। ये अस्करी सिल्वर गोल्ड है, सिल्वर है, और ये बूढ़ों के लिए जिनके स्पर्म क्वांटिटी कम है
ऐसे उनके लिए ये अस्करी जो है सिल्वर इस्तेमाल चलिए कीजिए, हकीम जो साहब आपके लिए बहुत लाजवाब शुक्रिया। पता नहीं कीमा भी निकल रहा है, अस्करी साहब के साथ इतनी लंबी बात होती है, पता ही नहीं चलता टाइम का। और नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला फिर नए जज्बे नई उमंग के साथ फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।